अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अंजिला इरफान। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि दुनिया अभी एक अहम सिफारती मोड़ पर मौजूद है और ऐसे में सिफारतकारी का महवर बन चुका है इस्लामाबाद और पाकिस्तान ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला है ईरान और अमेरिका के लिए। जारी कशीदगी के बारे में सोचते हुए, अमन का पैगाम देते हुए पाकिस्तान ने ये किरदार अदा किया है कि इंसानी जानों को भी बचाया जा सके और दुनिया में एक अमन का पैगाम जा सके। और आज जो है वो मुज़ाकरात तो होने जा रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, और इस हवाले से जो अमरीकी वफ़द है, ईरानी वफ़द है, वो पाकिस्तान में ही मौजूद है और उनकी पाकिस्तान आमद पर इंतहाई वालेहाना इस्तकबाल उनका किया गया था। ये मनाज़िर भी आप टेलीविज़न स्क्रीन्स पर अभी देख सकते हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद हैं और मोहसिन नकवी वहाँ पर मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारिजा हैं इसहाक़ डार, वो भी वहाँ पर जो क़यादत है, ईरानी क़यादत है, अमरीकी क़यादत है, उनको वेलकम करने के लिए मौजूद है। और आज पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में एक अहम दौर का आगाज़ होने जा रहा है, अहम मुज़ाकरात का आगाज़ होने जा रहा है। और हम देखेंगे कि ये जो किरदार है पाकिस्तान का, इसको बहुत सी मुस्बत तब्दीलियाँ भी मिलेंगी और पाकिस्तान जो है इससे बहुत ही अहम सिफारती कामयाबी भी हासिल कर सकेगा। और हम देखते हैं कि इससे पहले भी जो बहुत सी सियासी मंजरनामे पर चीज़ें थी, आलमी मंजरनामे पर चीज़ें थी, पाकिस्तान ने उसमें भरपूर किरदार अदा किया है। और आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान का ये जो किरदार रहा है इस कशीदगी को ख़त्म करने के हवाले से, वो सुनहरी लफ्ज़ों में याद रखा जाएगा। और पाकिस्तान ने हमेशा ही ये कोशिश की है कि अमन के पैगाम को पहुंचाया जाए, अमन के पैगाम को फ़रोग़ दिया जाए। और बतौर पाकिस्तानी ये हम सब के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि आज हम वो मुल्क साबित हुए हैं जिसने अमन के फ़रोग़ को यकीनी बनाने में, अमन कायम रखने में एक कलीदी किरदार अदा किया है। और पूरी दुनिया में इस वक्त जो पाकिस्तान है वो मरकज़ निगाह बन चुका है और जो महवर है वो पाकिस्तान की ज़ात बन चुकी है, पाकिस्तानी मुल्क बन चुका है। और हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी शख्सियात जो हैं वो पाकिस्तान के इस अमल को सराह भी रही हैं। आलमी मंजरनामे पर, सिफारती मंजरनामे पर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी होने वाली है। और अभी देखना ये है कि मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान ने भी कुछ अपने पॉइंट्स जो हैं वो सामने रखने हैं, उसको किस हद तक पज़िराई मिलती है, पाकिस्तान उनको मनवाने में किस हद तक कामयाब होता है। अभी जो कशीदगी जारी थी अमेरिका और ईरान के दरमियान, उस हवाले से दोनों ममालिक ने अपने अपने निकात शेयर किए हैं। जो अमेरिका है उसकी जानब से 15 निकात सामने रखे गए हैं कि इन 15 निकात पर जो है वो ईरान को कन्विंस करना है। और जो ईरान है उसकी जानब से भी अपने पॉइंट सामने रखे गए हैं, खदशात का इज़हार किया गया। सारे सूरत हाल बारे बात करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार है डॉक्टर शाहिद मसूद, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब कहिएगा, अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा मुज़ाकरात का, कैसे देख रहे हैं आप सारी मामलात को, सारी सिचुएशन को? जी देखिए, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और सारे हमारे तमाम नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि अब इस वक्त कोशिश ये हो रही है कि जो बिलवास्ता मुज़ाकरात हैं वो किसी तरह से बराह रास्त भी कोई बातचीत हो जाए दोनों वफूद की। और इसमें जो शहबाज शरीफ साहब के साथ दोनों वफूद मिले हैं और आर्मी चीफ के साथ भी, फील्ड मार्शल साहब के साथ भी, कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह से इस तरह से एक हैंडशेक हो जाए, उसकी कोशिश हो रही है इस वक्त। वो होता है या नहीं होता ये बात मैं नहीं जानता, एक बात तो ये है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि जो डेलीगेशंस हैं दोनों तरफ के, यानी अगर हम अमेरिका के डेलीगेशन को देखें तो उसमें हमें जो अमेरिका के डेलीगेशन में हमें लोग कम उनमें हैं। मिसाल के तौर पे जेडी वैंस हैं, उनके नायब सदर हैं, और इसी तरह से उनके जो जेरेड कुशनर हैं, स्टीव विटकॉफ हैं। तो वफ्द छोटा है अमेरिका का, लेकिन जो ईरान का डेलीगेशन आया है वो उसमें नंबर भी ज़्यादा है, तादाद भी उसमें ज़्यादा है और बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, यानी उसमें टेक्निकल भी हैं, उसमें पासदारान के जो मौजूदा और साबिका भी, ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले पिछले दौर में जब जो ओबामा दौर में या बाइडेन दौर में या ट्रंप 1.0 में जिन लोगों की बातचीत होती रही है ईरान के साथ, वो भी इस डेलीगेशन में मौजूद हैं और उसमें टेक्निकल स्टाफ भी है, बड़े सीजन्ड
पुराने उनके जो पॉलिटिशियंस, ओल्ड गार्ड्स जिनको आप कहें, वो मौजूद हैं सारे। अच्छा, अब इश्यू इसमें सारा ये है कि जाहिर है कि कोई ना कोई मामला तो इन वफूद के आने से पहले तय हुए होंगे, लेकिन जो दोनों की कॉम्पोजिशन है दोनों वफूद की, वो जो है वो कुछ उसमें बैलेंस नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर तो जो कोशिश हो रही है वो पहली बात तो ये है कि वो ईरान का डेलीगेशन बहुत बड़ा है, बड़ा एक्सपीरियंस डेलीगेशन है। कोशिश पाकिस्तानी कर रहा है कि किसी तरह हैंडशेक हो जाए और एक बराह रास्त उनकी बातचीत आपस में हो और कुछ मामलात आगे चलें। अगर तो आप समझें कि क्योंकि अब शाम हो गई है और अब बातचीत शुरू होगी और चंद घंटों में हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या ये आज ही ख़त्म हो जाएगा सारा कुछ या कल तक चलेगा। मेरा अपना ख्याल ये है कि वक्त इतना कम है कि इस डेलीगेशन को कल तक रुकना चाहिए। अगर कोई भी मुस्बत बातचीत होनी है, अभी तो दोनों मिले हैं शहबाज शरीफ साहब से अलग अलग, और इसके बाद भी यकीनन अलग अलग ही बैठेंगे और फिर दरमियान में जो है वो, मैंने आपसे कहा ना, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि एक बराह रास्त किसी तरह से एक हैंडशेक हो जाए। और अच्छा, अगर ये हैंडशेक हो जाता है तो फिर उसके बाद ये डेलीगेशन रुक जाएंगे। इस बात की यहाँ पे इस्लामाबाद में ये बात कही जा रही है कि फिर ये डेलीगेशन हो सकता है आज रात को यहाँ क़याम करें और उसके बाद जाहिर है कि बहुत सारे इश्यूज हैं, बड़ा सख्त मौक़िफ़ है बहुत सारे मामलात पे, तो कुछ ना कुछ तो लेके जाना है ना, कुछ ना कुछ तो बात आगे बढ़ानी है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कि कुछ भी ना हो और बिल्कुल जो है चले जाएं, तो फिर तो आने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, अब इसमें यह है कि कौन सी बातें ऐसी हैं जो जिनके ऊपर जो सामने हैं टेबल पे रखी हुई हैं बातें। लेकिन पहली बात तो यह है कि सीज फायर की कोई हैसियत आज की दुनिया में रही नहीं है। सीज फायर मतलब पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। सीज फायर ये होती है कि एक मतलब आप उसको यूं समझें कि एक ज़माने में चले फिर भी कोई सीज फायर की इज्जत होती थी, जब ये कोल्ड वॉर के ज़माने में कि जी कोरिया की जंग जो है वो रुक गई, सीज फायर हो गया, दरमियान में पीस कीपर्स आ गए अक़वाम मुत्तहिदा के, वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये एक सीज फायर की एक ज़माने में हैसियत होती थी। इसी तरह से जो कश्मीर का मामला है वहाँ पर भी सीज फायर है तो अक़वाम मुत्तहिदा के लोग मौजूद हैं, तो लेकिन अब सीज फायर जो ये जो 1945 का ऑर्डर ख़त्म हो रहा है ना, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो ऑर्डर है, एक ऑर्डर जो सेट हुआ था वो ख़त्म हो गया, उसके पर खच्चे उड़ गए। तो जहाँ हमें बहुत सारे और मामलात हमें नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ पर हमें ये अक़वाम मुत्तहिदा के पीस कीपर्स और सीज फायर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी ख़त्म आ रहा है, ख़त्म होता नज़र आ रहा है। अब देखिए ना, आज तक जो कोरिया की सीज फायर है जो कि एक दरमियान में पूरा डीमिलिटराइज जोन है, कैसे तरीके से बना हुआ है वो, लेकिन आप उसके बरखिलाफ अगर देखें तो जो लेबनान के अंदर मौजूद हैं, आपको पता है ना, वहां पर भी अक़वाम मुत्तहिदा के ट्रूप्स मौजूद हैं और वो उधर से इसराइल और उधर से हिजबुल्लाह और उधर से वो, उनको समझ ही नहीं आया वो क्या करें कहां पे। इसी तरह गोलान की पहाड़ियों पे भी बैठे हुए थे अक़वाम मुत्तहिदा के पीस कीपर्स। अब मुझे ये बताएं कि पीस कीपर तो एक, जो मैं आपसे कहता हूं ना कि पूरा सिस्टम खत्म हो रहा है, मैं आपसे कहता हूं ना पूरा सिस्टम खत्म हो रहा है, तो उस सिस्टम में ये है कि वो जो ये पीस कीपर्स का रोल भी खत्म हो रहा है। अच्छा, अब पीस कीपर्स का रोल खत्म हो रहा है तो तभी ये गारंटी मांगी जा रही है कि जी बताइए कि ये जो सीज फायर होगा ये हफ्ते का होगा, 10 दिन का होगा, 2 हफ्ते का होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा, क्योंकि वहां पर गजा में सीज फायर है और आज वहां पे 7 शहादतें हो गई हैं, ठीक है ना। तो सीज फायर की, अच्छा सीज फायर जो है वैसे भी कोई अमन मुआहदा नहीं होता, यानी जंग खत्म नहीं होती। सीज फायर का मतलब ये होता है कि आर्जी तौर पर आपने, जैसे मैंने कश्मीर का आपको मामला बताया, तो एक तरह से टेक्निकली रियासतें जंग में ही होती हैं जी हाँ, और वो दरमियान में एक सीज फायर होता है। अब वो सीज फायर जैसे कि वो ऑर्थोडॉक्स का ईस्टर आ रहा है, तो पुतिन ने और ज़ेलेंस्की ने कह दिया कि इस दौरान जो है वो ईस्टर के दौरान सीज फायर रहेगा। तो सीज फायर जो है वो अब, लेकिन सीज फायर की गारंटी कौन लेगा, क्योंकि इससे पहले जो सीज फायर हुआ वो सीज फायर में तो शहादतें हो गई ईरान के अंदर। और सीज फायर जो है वो एक लिखत पढ़त के तहत होता भी नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पे जैसे हुतीज के साथ एक सीज फायर है अमेरिका का, तो क्या उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन है, क्या उसका कोई गारंटर है,
क्या उसकी किसी ने जिम्मेदारी ली हुई है? ये अरब ममालिक का और हुतीज के दरमियान जब ये सीज फायर हुआ तो क्या उसकी किसी ने गारंटी ली? क्या किसी ने कोई लिखत पढ़त की? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो एक पहला मामला तो ये होगा कि जी अगर ये सीज फायर जो है वो आबनाए हुरमुज में अगर सीज फायर एक रहता है तो उसकी शक्ल क्या होगी, उसका गारंटर कौन होगा? अच्छा, अब अक़वाम मुत्तहिदा तो फारिग है। अब आप इस पूरे किस्से में आपको कहीं अक़वाम मुत्तहिदा नजर आ रही है? बराए मतलब नाम भी नजर आ रहा है कि अक़वाम जी मुत्तहिदा हाँ, का। बिल्कुल। पहले हमास का जब वो जो बोर्ड बन रहा था उस वक्त कहीं कहीं आपको नाम सुनाई देता था कि जी अक़वाम मुत्तहिदा के तहत होना चाहिए, इसके तहत होना। अब कहीं आपको नाम नजर आ रहा है अक़वाम मुत्तहिदा मुकम्मल फारिग है। एक तो बात ही हो गई। दूसरी जो बात है वो मैं जरा अगर थोड़ा सा वक्त हो तो मैं एक दूसरी बात यहाँ पे करूं और फिर उसके बाद जी जी काजी जी साहब भी हैं और प्लीज। बाकी सारे लोग हैं। एक बात यहाँ पे बड़ी अहम है और वो ये है कि जो अमेरिका कोई 47 साल के बाद यानी जेडी वैंस 41 साल के हैं, 41 के, तो इनकी पैदाइश से पहले अमेरिका और ईरान की आखिरी बात हुई थी, उसके बाद अब हो रही है। ठीक है, यानी मुज़ाकरात कबलस जेडी वैंस हुए थे और अब वो 41 साल के नायब सदर, अब मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब इसमें इशू ये है कि जो सबसे अहम फरीक है वो है जीसीसी, और जीसीसी के ममालिक इसमें से गायब हैं। ये बिल्कुल वही मंजरनामा है जो कि नेटो को फारिग करके अमेरिका ने प्यूटिन से डायरेक्ट बात कर ली थी और नेटो के सारे मुल्क फारिग हो गए थे। अब यहां वही सूरत हाल है कि जीसीसी सारा फारिग है, वो है ही नहीं जीसीसी, और ईरान से अमेरिका डायरेक्ट बात कर रहा है और उसमें कहीं इनपुट भी नहीं ली कि कोई जीसीसी का मुल्क उनको इनपुट दे दे कि जी ये हमारी ये तजावीज़ हैं, इस पर आप अमल करें, इस पर अमल ना करें। ये एक नया सिनेरियो डेवलप हो रहा है। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल एक बात की, अ ग्रेट वंडरफुल रीसेट। अब वो रीसेट क्या है, उस पर आप गौर करते रहें कि वो रीसेट कितनी शक्लों में होता है। मिसाल के तौर पर, मतलब और आगे मैं एक बात करूं, अमेरिका को हमास से कोई मसला नहीं है। अमेरिका को हमास से कोई मसला नहीं है। हमास के साथ तो अमेरिका बात करता रहा है, बल्कि उनके जो अमेरिकन कैदी थे सबसे पहले तो हमास ने वो छोड़ दिए थे और हमास ने भी वेलकम किया इन मुज़ाकरात को। हमास को मसला है ईरान के साथ, सॉरी इसराइल के साथ। हमास को मसला है इसराइल के साथ। हिजबुल्लाह के साथ अमेरिका को क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान की पार्लियामेंट का हिस्सा रही है, उसके वजीर रहे हैं, उसके मुशीर रहे हैं। और 2022 में जब ये मुआहिदा हो रहा था गैस का और जो इनकी जो समुद्रों में जो गैस और ऑयल के ज़खायर के ऊपर मामला तय हो रहे थे, तो लेबनान से वहां पर उस वक्त होते थे एमॉस हुस्टन, ये अमेरिकन जो डिप्लोमेट थे। तो एक वहां पे हमास की तरफ से एक बात की गई थी, सॉरी हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान में एक बात की गई थी। हिजबुल्लाह काबीना का हिस्सा थी उस वक्त। तो उसके ऊपर जो है वो बिलवास्ता तौर पे ये बराह रास्त अमेरिका और हिजबुल्लाह के आपस में राब्ते थे। प्रॉब्लम इसराइल को है, हिजबुल्लाह से अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि कैदियों के तबादले और वो भी सारे जर्मनी और कतर के हवाले से होते रहे। अब इशू यहां पर यह है सारा कि जो अमेरिका ये कह रहा है कि जी हमने निकलना है यूरोप से, और यूरोप से हमने नेटो को फारिग कर दी है। एक बड़ी तशवीश पैदा हो रही है इस वक्त खलीजी ममालिक में कि ऐसा तो नहीं कि अमेरिका जो है वो बराह रास्त ईरान के साथ मामला तय कर ले। क्योंकि देखें ना, ईरान के साथ अगर वो मामला तय कर, मेरे कुछ यहां लोगों से बात हुई जो अरब ममालिक में बैठे हैं और वो इस पूरी सूरत हाल को देख रहे हैं और वो टेबल पे नहीं है। वो मैंने उनसे कहा कि यार ये बताओ कि आपको क्यों ये लग रहा है कि ईरान के साथ मामला तय हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर ईरान के साथ मामला तय होते हैं, अमेरिका को अब वो ऑयल वगैरह की जरूरत है नहीं, उनका अपना शेल ऑयल है और ये वो सारा। दूसरा, वो कह रहे हैं कि यार ये बहुत सारे अरब ममालिक ऑलरेडी जो है वो ब्रिक्स में जाके जा रहे हैं और हम कुछ मुल्कों पर पाबंदी लगा देते हैं, इन मुल्कों पर पाबंदी नहीं लगा सकते, तो ये जो है वो एक मसला। तीसरा जो इशू है अमेरिका के लिए वो ये है कि वो अरब ममालिक और कुछ अमेरिकन भी ये सोच रहे हैं कि अगर ईरान से हम बात कर लें और हमारे मामला ईरान से तय हो जाएं
तो हमें वस्ती एशिया तक और बहुत से प्रोजेक्ट्स हमारे जो आगे प्यूटिन के साथ और चाइना के साथ चलने हैं, उसमें हमें बड़ी सहूलत मिल सकती है। मतलब बजाय इसके कि वहां पे रोज अटैक्स हो रहे हैं, प्रॉक्सीज बनी हुई हैं, हमारे लोग अगवा हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो हम ईरान से अगर मामला तय करें तो ईरान हमारे लिए ज्यादा हमें डिलीवर कर सकता है कुछ। अच्छा, फिर रिकंस्ट्रक्शन होनी है, बहुत ज्यादा तबाही बर्बादी जो हुई है उसके ऊपर ईरान की तरफ से कुछ, यानी कुछ, आप देखिए ना फाइनेंशियल सिस्टम दुनिया में काम करता है ना, वो अलग से काम करता है सिस्टम। तो अगर उनके एसेट्स को अमेरिका छोड़ता है और जाहिर है कि उसके बाद कंपनीज आती हैं मुख्तलिफ, यहाँ पे तामीर शुरू होती है, पाइपलाइन बेचना शुरू होती हैं, ये जो टोल टैक्स वाली बात है ना कि जी आमला हुर्मुज़ का टोल टैक्स, ये आज की दुनिया में इनकी इसका कोई है नहीं, ये बस बातें ही हैं करने वाली कि जी अक़वाम मुत्तहिदा के कुछ कवानीन होंगे, फ्री वाटर नेविगेशन होगी। भाई वहाँ पे फिफ्थ फ्लीट बैठा हुआ है, वो 5वां बहरी बेड़ा जो बैठा हुआ है बहरीन में, तो वो ये इसलिए बैठा हुआ है जो कि 1995 में पहली खलीजी जंग के बाद आया था। तो वो तो इसलिए बैठा हुआ है कि वहां पर जो है वो इराक, उस वक्त का इराक सद्दाम हुसैन वाला, और ईरान उससे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा, लेकिन उसको ईरान खतरा समझता है। अच्छा, इस जंग में वो 5वां बहरी बेड़ा भी फारिग हो गया। अच्छा, उसकी कॉस्ट बहुत है उसको मेंटेन करने की कि वहां पे इतने सारे कैरियर्स करे, अमेरिकन खुद अब वो कैरियर्स वेरियर्स बड़े उनसे जान छुड़ाना चाह रहे हैं। एक बात ये भी डिस्कस हो रही है अमेरिका के अंदर पेंटागन में कि क्या ये फिफ्थ फ्लीट जो है इसको रीस्ट्रक्चर कर दिया जाए, थोड़ी इसकी तादाद कम कर दी जाए, ये बड़े कैरियर्स तो यहाँ आ नहीं सकते, और कुछ मामलात ईरान के साथ और चाइना के साथ और तय कर लिए जाएं कि भाई ये जो है इसको चले हम टोल टैक्स का नाम नहीं देते, टोल टैक्स का नाम देंगे तो फिर साउथ चाइना सी में चाइना भी लगा देगा और आर्कटिक के अंदर रशिया भी लगा देगा। तो ऐसा है कि कुछ और नाम इसको दे दें, कुछ सर्विस चार्जेस, कुछ इस तरह की बात कर दें। ये खलीजी रियासतों के अंदर इस वक्त जीसीसी ममालिक में, तमाम ममालिक में नहीं, सऊदी अरेबिया उनमें नहीं है, कतर उनमें नहीं है, वो यहाँ पर गालिबन उनका इनपुट भी आ रहा है, लेकिन कुछ खलीजी रियासतें परेशान हैं। वो इसलिए परेशान है कि उनको ये डर है इस वक्त कि कहीं ईरान के साथ कुछ मामला तय ना हो जाएं, ऐसे मामला तय ना हो जाएं, और वो ऑलरेडी डंप अपने आप को फील कर रहे हैं, वो टेबल पे नहीं है, उनकी मुस्तकबिल का फैसला हो रहा है, आपने हुर्मुज़ में क्या होना है, क्या नहीं होना, कैसे कवानीन बनने हैं, कैसे कवानीन नहीं बनने, क्या होगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये अमेरिका जो लेकर आया है पूरा अपना पलंदा अपने मुतालबात का, उसमें कहीं खलीजी रियासतों का जिक्र नहीं, उसमें अमेरिका अपने मफादात देख रहा है, सिर्फ अपने मफादात देख रहा है। उसके मफादात क्या है कि ये ईरान जो है वो हिजबुल्लाह के साथ मिलके और हमास के साथ मिलके कोई बहुत बड़ी पार रीजन में ना बन जाए, फ्यूचर में हमें चैलेंज ना करे। अच्छा, वो पहले हिजबुल्लाह बनी हुई है। अच्छा, मैंने आपसे कहा ना अमेरिका और हिजबुल्लाह का कोई झगड़ा नहीं है, हिजबुल्लाह और इसराइल का झगड़ा है, हमास और इसराइल का झगड़ा है, अमेरिका का कोई झगड़ा नहीं है इनके साथ। इसी तरह से मौजूदा हालात में अगर चाइना पीछे खड़ा है, आप देखें ना, चाइना जो है वो अगर ईरान के साथ खड़ा है, और आज भी जो इतलात आ रही हैं कि वेपन उनको दे रहे हैं, सारे कुछ दे रहे हैं, तो फिर अमेरिका जो है उसको क्या प्रॉब्लम होगी कि वो जीसीसी ममालिक को डंप करके, जो जीसीसी के मुल्कों को डर है इस वक्त, कुछ एक दो रियासतों को बहुत ही डर है क्योंकि वो तो बराह रास्त ईरान के हदफ में है ना, तो अमेरिका यहां पर अगर जो भी मामला तय कर रहा है, देखिए अभी ये बार्गेनिंग चिप है कि जी हम हिजबुल्लाह के साथ फायरिंग, जंग बंदी होनी है नहीं होनी, ये एक बिल्कुल आप समझें कि एक ऐसे मामलात हैं जो 1 मिनट में तय हो जाएंगे। नहीं, अमेरिका के पास बहुत कार्ड्स हैं नहीं खेलने के लिए, जेडी वेंस के पास है, तो वो जेडी वेंस ने कुछ ना कुछ तो यहाँ से लेके जाना है ना, इसको कामयाब करवा के जाना है। मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो इसके बाद क्या होगा, तो कुछ ना कुछ तो बात आगे बढ़ेगी। अच्छा, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और जो उनकी जो बाकी उनके पास जो मिसाइल्स हैं, अब वो मिसाइल मसला ये है कि वो अमेरिका से, मतलब वो अगर ख़त्म कर दे तो फिर वो तो उनके पास डेटरेंस, वो जंगी उसके बुनियाद पे जीते हैं, और वहां पर जो टेक्नोलॉजी है जो कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी थी वो तो ख़त्म हो गई, वो तो फारिग हो गई सारी टेक्नोलॉजी। तो अमेरिका जो है उसको ये भी पता है कि ये जो वेपन्स हैं ये कैसे तैयार हो रहे हैं, और रशिया के साथ और चाइना के साथ और बाकी मुल्कों के साथ जो भी ईरान के मामला चल रहे हैं, तो अमेरिका इस वक्त इशू ये है कि अमेरिका अपने मफादात देख रहा है। उन मफादात में खलीजी रियासतें नहीं हैं और इसराइल भी नहीं है,
इसराइल भी नहीं। और मैं आपको जेडी वेंस का जो स्टांस है, ये मैंने पहले भी बात की थी, ये एंटी वॉर हैं। ये चूंकि स्ट्रगल की जिंदगी इन्होंने गुजारी है, ये मिडिल क्लास से आए हैं, ये जो है ये एलीट में नहीं है, जो एलीट अरब खरबपति होते हैं ना अमेरिका के, इसीलिए ये वहां से ही उठे हैं। ये अपने आप को कहते भी, इनकी जो किताब है वो भी कि वर्किंग वाइट क्लास, और ये जो है ये एलीट्स में बैठते तो हैं, लेकिन इनको जो अमेरिका में पसंद किया जाता है जेडी वेंस को, वो इसलिए कि ये बहुत स्ट्रगल करते 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 ऊपर आए हैं। और ये ना कोई इनका रियल एस्टेट का कारोबार, ना ये कोई ट्रिलियन डॉलर्स की इनकी इंडस्ट्रीज, ये बस एक आप समझें कि इनका जो नुक्ता नज़र है वो डिफरेंट है। अब जो मैंने बात कल भी की थी और मैं आज भी कह रहा हूं कि इसमें 3-4 शख्सियात जो हैं उनको वो साफ होकर सामने आ गई हैं कि उनका जंग से कोई ताल्लुक नहीं था। न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी में एक उसमें जेडी वेंस है, एक मार्को रूबियो है, और एक उसमें जो है वो मार्को रूबियो, जेडी वेंस और साथ उसके जो है वो एक आध और शख्सियत है। लेकिन इसमें मार्को रूबियो को भी नहीं पता था और जेडी वेंस को भी नहीं पता था, इन लोगों को पता नहीं था। और फौज आर्मी के जो चेयरमैन जॉइंट और फौज की तरफ से भी स्टीफन आ रहे हैं, वो भी सारा जो फॉल गाय है वो बन रहा है, सारा मलबा जो मैंने कल भी बात की थी वो। इस पूरे किस्से में ये जो पूरा यहां पे सिलसिला चल रहा है, तो यहां पे सेंटकॉम के सरबराह मौजूद हैं, लेकिन सेंटकॉम के सरबराह मौजूद हैं, लेकिन यहां पर जो है वो जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं या सेक्रेटरी वॉर हैं वो मौजूद नहीं है, क्योंकि मामला जो भी तय होंगे वो जाहिर है फौज अपने हवाले से तय करेगी, और वो जो तय करेगी वो जाहिर है कि वो जेडी वेंस ही उन मामलात को हल करेंगे। तो ये बड़ी ट्रिकी, अगले 2-4 घंटे बड़े ट्रिकी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2-4 घंटों में ये बात तय हो जाएगी कि क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होने की, इनका एक साइन ये है कि ये सीज़फायर तूल पकड़ जाएगा और ये मुज़ाकरात कल भी जारी रहेंगे। क्योंकि अब 3-4 घंटों के बाद, यानी 3-4 कोई तुक नहीं बनती ना कि आज अलग सुबह जेडी वेंस पहुंचे हैं, फिर उनकी अभी मुलाकातें हुई हैं शहबाज शरीफ साहब से, और ईरान का डेलीगेशन भी सुबह पहुंचा है और बड़े मुश्किलों से बड़े दूर से आए हैं। तो वो अब शाम हो रही है, तो शाम के वक्त मुज़ाकरात करके तो क्या वो कब तक जारी रहेंगे मुज़ाकरात? वो थके भी हुए हैं सारे लोग, एग्जॉस्ट हुए हुए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये उम्मीद इस बात की जा सकती है, अभी तक कोई फाइनल बात नहीं इस्लामाबाद में, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि ये डायलॉग कल भी चलें, क्योंकि आज अब शाम हो रही है और शाम में अब पहला सेशन बैठेगा और उनके पास मैंने कहा बहुत बड़ा डेलीगेशन है। अब आपने हुर्मुज़ डिस्कस होगी, फिर उसके फौजी अड्डे डिस्कस होंगे, फिर उसके बाद लेबनान डिस्कस होगा, फिर हूतीज डिस्कस होंगे, फिर हमास डिस्कस होगी, फिर उसमें जो है वो जीसीसी के मुल्क डिस्कस होंगे, फिर सैंक्शंस डिस्कस होंगी, फिर ये आबनाए हुर्मुज़ का आगे तरीकाकार क्या कैसे डिस्कस होगा, फिर जंग बंदी कितने दिनों तक जारी रहेगी, नहीं जारी रहेगी, या ये 2 हफ्ते के बाद फिर दोबारा जंग छिड़ जाएगी दुनिया में, ये मामला आगे जाएंगे। पहली प्रायोरिटी मेरे ख्याल से ये जो रखी गई है दोनों की तरफ से कि इसको जंग बंदी को आगे कर दिया जाए, यानी ये जो सीज फायर है इसको किसी, आप देखें ना वो पाकिस्तान की जो बात, पाकिस्तान क्या बात कर रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट होनी चाहिए। ईरान भी कह रहा है कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट होनी चाहिए, यानी मुस्तकिल सेटलमेंट होनी चाहिए, बजाय इसके कि हफ्ते हफ्ते 2-2 हफ्ते के बाद एक सीज फायर हो, जो कि हमने देखा सत्यानाश हुआ है वहां पे गजा पीस बोर्ड का। वो अभी तक वो सीज फायर के बाद पता ही नहीं चला कि आगे कॉम्प्रिहेंसिव कोई सेटलमेंट होनी थी, वो ही नहीं। तो ईरान उन चक्करों में आने वाला नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि हम चंद घंटे वेट करते हैं। और ये जो मैंने बात आपसे की ना कि अमेरिका में ये भी सोच पाई जाती है कि हम ईरान से बराए, और ये अरब ममालिक में खौफ है कि ईरान के साथ, और इसराइल में भी खौफ है कि ईरान के साथ कोई डायरेक्ट डायलिंग तो हो गई है ना शुरू, 47 साल के बाद ये डायरेक्ट डायलिंग हो रही है, डायरेक्ट मुलाकात अमेरिका की और ईरान की। जी हाँ। तो तशवीश तो बहुत है, बहुत तशवीश है दुनिया को भी, खलीजी ममालिक को भी, यूरोप को नहीं है ज़्यादा, पाकिस्तान को भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन कुछ खलीजी ममालिक को तो बिल्कुल, सऊदी अरेबिया को नहीं है, तुर्किया को, किसी को नहीं, लेकिन कुछ मुल्कों को है परेशानी। तो देखते हैं कि अगले चंद घंटों में ये जो ऊँट है ये किस करवट बैठता है। जी, यानी किसी फाइनल डिसीजन पर हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन कोई ना कोई नतीजा आज बाय द एंड ऑफ द डे इन मुज़ाकरात का जो पहला दौर है इसका निकल सकता है।
हमें सीनियर तज्ज़ियाकार सईद काजी ने भी ज्वाइन किया। काजी साहब, आप ही कहेगा इस सारे मामले में हम देखते हैं कि ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स रही हैं डे वन से वो बड़ी ही मिक्स्ड रही हैं और मिक्स सिग्नल्स वो देते रहे हैं। जैसे एक तरफ ये कहना कि हम जंग जीत चुके हैं, फिर ये कहना कि जंगी तैयारी भी जारी है, फिर उसके बाद ही साथ ये बावर कराना कि सिर्फ 2 हफ्ते की जंगबंदी की गई है और फिर पाकिस्तान आने पर आमादगी का इजहार भी उन्होंने किया। तो इस सारी सिचुएशन को आप क्या देखते हैं? फिर जेडी वेंस ने भी वही तमाम हिदायत ली हैं, सदर ट्रंप जो कहेंगे वही हुर्फ आखिर होगा अमेरिका की जानिब से, तो कैसा देख रहे हैं आप? मैं आवाज़ आपकी वाज़ेह सुन नहीं पाया, आपका सवाल जो है, लेकिन जो सिचुएशन के हवाले से आप फरमा रही हैं, 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो अभी आपने देखा है, मैंने सुबह इसका जिक्र किया था, बाद में राइटर की स्टोरी आई कि दो ही ऐसी शराइत हैं जिससे मैं समझता हूँ कि ईरान एक कामयाबी से उठेगा। एक तो ये कि अगर ये राइटर ने जो स्टोरी दी है कि जी पैसे जो हैं उनके जो फ्रोज़न थे वो उस पर अमेरिका मान गया है, और मैंने इससे पहले सुबह एक अमेरिकी आउटलेट को देखा था जिसमें उसने कहा कि वो एयरपोर्ट से इसलिए नहीं उठ रहे, फ्लाई कर रहे तेहरान से, कि दो बातों पे वो गारंटीज़ मांग रहे थे कि हिज़्बुल्लाह के साथ जंगबंदी, और दूसरा कि उनके जो फ्रोज़न एसेट्स हैं। तो उसके हवाले से अभी आपने राइटर की स्टोरी देखी है, ये बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है, क्योंकि ईरान को बाकी तो चीज़ें ठीक हैं, हरमूज़ है, ये है वो है, ये ईरान के पास अपना इतना इकनॉमिक एंड ऑयल का इनपुट है, इतना आउटपुट की गुंजाइश है कि उनके अगर सिर्फ एसेट्स ही बहाल हो जाएं, जो कि मैं अभी नेट पे देख रहा था कोई 100 बिलियन से 120 बिलियन डॉलर के हैं, और फिर ये कि उन पर उनकी जो फ्रोज़न एसेट्स जगह जगह पड़े हुए हैं वो अगर गूगल करें तो वो 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा बनते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है इसके लिए। और अभी अगर आप एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखें तो पिछले यानी कुछ घंटों या दिनों में कोई तीसरी चौथी बार जो करेंसी है ईरान की वो अप्रिशिएट हो रही है, बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि अब जो करेंसी का कारोबार करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि बस हमारे पास अब करेंसी नहीं रही, यानी ईरानी। तो इसलिए ये ज़ाहिर है बातें वो लंबी रखेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर यही बहुत बड़ी फतह होगी कि अगर दोबारा से इंटीग्रेट हो जाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में ईरान, नंबर 1, नंबर 2 उसके जो पैसे हैं वो उसे मिलने शुरू हो जाते हैं, तो इससे रिकन्स्ट्रक्शन शुरू होगी उसकी। और सेकेंडली ज़ाहिर है वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा अपने मिज़ल्स पे, एंटी बैलिस्टिक मिज़ल्स पे। ये अलबत्ता वो कहता रहेगा कि जी हम एटम बम नहीं बनाना चाहते, और साथ उन्होंने एक स्टेटमेंट और भी दी थी कि जी एटम बम से भी ज़्यादा ये उसका ना जाने क्या उनका मतलब था इससे, कि उससे ज़्यादा लीथल हमारे पास बम मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत सी बातें तय हुई हैं। अमेरिका बहुत फंसा हुआ है, अमेरिका यहाँ कभी ना आता। अमेरिका को जो उसके डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स ने तस्वीर दिखाई है वो बड़ी खौफनाक है। टोमाहॉक जो उसकी डिप्लीशन हुई है वो उसको 8 साल लगेंगे उसको बनाने में, क्योंकि यहाँ पे जो एक बात मैं पहले भी अर्ज़ की थी, मैं दोबारा आपको अर्ज़ कर दूँ, वो ये है कि इस जंग में जो अमेरिका की ऑकलीज़ हील साबित हुई है वो उनका जिसे आप कहते हैं न्यू लिबरल जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था। अगर आप चाइना को देखें तो और रशिया को देखें, इवन ईरान को देखें, तो ईरान में उनकी असले की सनत में जो रियासत है उसकी एब्सोल्यूट इंटरवेंशन है। यहाँ ठेकेदारों ने बनाना है और बड़ा माल भी कमाना है। ये जहाँ जहाँ ये ठेकेदारी निज़ाम मैश अपना जमहूरियत में घुसा, ठेकेदार फ्रेंडली जमहूरियत, तो उसमें हमने बर्बादी देख ली। और उसके बाद ये इन्होंने जो न्यू लिबरल इकनॉमिक प्रोजेक्ट के तहत ये बड़ी 5 बड़ी कंपनियाँ मार्ज वजूद में आई। तो बेसिकली जो पिछले दिनों में इन्होंने एक मीटिंग बुला के कहा था कि जल्द अज जल्द असले को पाइल अप किया जाए, तो इसलिए कुछ लोग लाइक कर्नल मैक्रेगर वगैरह यही कह रहे हैं कि ये एक टाइम मांग रहा है दोबारा से हमला आवर होने के लिए। मगर मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ कि अमेरिका के हमला आवर होने के दिन लग चुके हैं। एक क्यास है इसमें। डॉक्टर साहब ने कल बड़ी तफसील से बात की थी कि हम देख रहे हैं कि वाइट हाउस में बहम गुत्थम गुत्था हैं ये लोग और एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। व्हाट इट शोज़, ये क्लियरली जब रूलिंग क्लास आपस में एक दूसरे के गिरबान पकड़ लेती है तो समझ लें वो डूम्ड है।
वहाँ पे जो है एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, इसलिए रातों रात ये आए, पहुँचे, हर बात मानी। और मैंने ये भी सुना एक अमेरिकन आउटलेट से कि जी वो एयरपोर्ट से जब गालिब आफ और जो उनके साथ आए हैं वज़ीर ख़ारजा, ये इन्होंने कहा कि हम नहीं उड़ते उस वक्त तक जब तक जी आप गारंटी ना दें कि जी आपने हमारे पैसे जो हैं वो डी फ्रीज कर दिए हैं। तो अब उसमें देखें कि जो अभी राइटर की खबर आई है उसमें उन्होंने कहा है जी अमेरिका ये मान गया है, तो 6 से 10 बिलियन डॉलर या इनको मिल चुके हैं या मिलने वाले हैं। तो ये ही बहुत बड़ी फतह है इनकी। और वो जो ठीक है गौहर साहब, इसमें और भी मजीद बहुत सारे पॉइंट्स उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसी ब्रेक पे जाना नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारा पैनल हमारे साथ ही मौजूद है, डॉक्टर शाहिद मसूद और सीनियर तज़कियाकार सैयद काजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप बात कर रहे थे, अपनी बात मुकम्मल भी कीजिएगा। फिर मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप क्या समझते हैं कि अमेरिका की जो पॉलिसीज़ और स्टेटमेंट रही हैं अब तक सारे सूरत हाल पर, वो इतनी इनकन्सिस्टेंट क्यों दिखाई दे रही है हमें? देखिए, आपको अगर देखें, अगर आप ट्रंप साहब का बिहेवियर देखें तो वो जितने उन्होंने वोल्टा फेस किए हैं, जो हमारे यहाँ यू टर्न के नाम से जाने जाते हैं, तो इसी तरीके से आप बहुत सी खबरें आएंगी, बहुत सी खबरों पे आप डिनाइल देखेंगे और ये खींचातानी चली रहेगी। लेकिन एक बात आप समझें और समझें कि ये अमेरिका की सीज़ फायर की ज़रूरत ईरान से कम नहीं है। अमेरिका को भी सीज़ फायर की और जंग बंदी की बहुत शदीद ज़रूरत है, कंसिडरिंग दी। अगर आप पॉलिटिकल इकॉनमी देखें आज अमेरिका की, या उसकी जो मैशत के हालात आप देख लें, वहाँ इन्फ्लेशन देख लें, वहाँ ऑयल प्राइसेस देख लें, वहाँ फूड की प्राइसेस की इन्फ्लेशन देख लें, वहाँ पे जो बारहा लोग घरों से निकल रहे हैं, सड़कों पर मिलियंस ऑफ लोग आ रहे हैं, उनको देख लें, और उसके बाद हुकूमत में इनकी अपनी जो रेटिंग देख लें ट्रंप साहब की, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें ज़ाहिर है अभी बातें हो रही होंगी, कुछ कभी खबर आएगी, कभी डिनाइल आएगी, कभी तरदीद आएगी, कभी तो वो ये सिलसिला तो अब तक चलता रहेगा। जैसे एसेट्स वाली बात जैसे एसेट्स वाली बात पहले खुद राइटर ने की, अब पता चला जी उस पर जो है कोई तरदीद आ गई है। गूगल करके देखें तो वो उसमें और कुछ गुफ्तगू आ रही है। तो ये अभी चलेगा, इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल जो रिपोर्टिंग ऑल दिस। मगर बहरहाल हम तो जाएंगे इसी तरह, अभी हम इसको इसकी तरदीद के तौर पर ही बात कर रहे हैं। मगर बात इसी पे ही होगी। बात यह है कि जो ईरान की बेसिकली जो होंगे मुतालबात जो होगा वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में इंटीग्रेशन का होगा, क्योंकि उसी इंटीग्रेशन से जो सरवाइव तो किया ईरान ने, उन्होंने सारी सेंक्शंस उसने की। सेंक्शंस के दौरान ही जंग लड़के उसने अमेरिका बहादुर को अपने सामने टेबल पर बैठने पर मजबूर भी कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो देखते हैं कोई 2 4 4 10 5 8 10 घंटों में सारा पता चल जाएगा कि ये जो स्टेज सजी है। बेहतर तो यही है, हमारा मशवरा भी यही है, पाकिस्तान की एफर्ट भी यही है कि भाई यहाँ से कोई अच्छा काम करके जाएं, दुनिया में अमन हो, प्राइसेस नीचे आएँ, ट्रेड बढ़े, कारोबार बढ़े, गरीब आदमी जो है उसके मुँह से जो है वो नवाला ना छिन जाए। ये इसके तो सबकी हमारी ये है। मगर हाउ इट गोज़ ऑन, इजराइल क्या करता है, इजराइल को कितना रेन इन कर सकता है अमेरिका, ये इशू है। और फिर क्या अमेरिका बहादुर एक नई जंग अफोर्ड कर सकता है। अभी बड़े डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ बैठे हुए थे। वी नो कि अमेरिका और इजराइल के जो असले के ज़खायर बुरी तरह डिप्लीटेड हैं, और वो एक और लंबी जंग फौरी तौर पर लड़ना उनके बस में नहीं है। और इसके बदले में ईरान कुछ चीज़ें मांग रहा है, जो मैंने फिर दोबारा आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में इंटीग्रेशन मांग रहा है, क्योंकि उसे सिर्फ वही चाहिए। उसके पास बेशुमार आयल है और दुनिया का आला तरीन क्रूड आयल है जो कि बड़ा डिमांड में है। तो इसलिए ये है इक्वेशन इस वक्त। देखें, मेरा तो ये ख्याल है कि अगर अमेरिका में बेटर सेंस प्रीवेल करेगी तो उसे तमाम ये जायज़ मुतालबात हैं। नाटका बंद करना किसी मुल्क का कोई इंसानी हरकत नहीं है, उसको आएँ, उसको खेलने दें, कोई उसके जुर्म नहीं है। ईरान ने किसी हमसाया मुल्क पे हमला नहीं किया, किसी को जो है वो सबजुगेट नहीं किया। तो इस एक अमन हो और आगे आप भी बढ़ें, वरना फिर जो हो रहा है वो होता रहेगा। और कोई अच्छा तो हो नहीं रहा कि आप 136 ट्रिलियन डॉलर के मकरूज मुल्क बना दिया आपने अमेरिका को इन जंगों की वजह से। तो अब इस बेहतरी की तरफ अगर चल पड़े तो शायद अमेरिकी अवाम भी सुख का सांस ले लें। जी
यानी अमेरिका के लिए भी कोई फेवरेबल सिचुएशन नहीं होगी अगर हालात वैसी मामूल पर रहते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, ये कहेगा कि क्या मिलिट्री ऑप्शन वाकई मेज़ पर मौजूद है? जैसे अमेरिका पहले भी कहता रहा है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो पहले से ज़्यादा मज़ीद एक्सट्रीम रिएक्शन आएगा अमेरिका की जानिब से, हमारी जंगी तैयारी भी इस हवाले से मुकम्मल है। ये ऑप्शन वाकई टेबल पर है या एक ब्लफ भी हो सकता है अमेरिका की जानिब से? देखिए, ये जो पाकिस्तान ने इस वक्त काम किया है ना, ये काम दोबारा और बार बार हो नहीं सकता। इस बात का पाकिस्तान से ज़्यादा पूरी दुनिया को इदराक है कि ये काम ना कहीं और हो सकता है और ना दोबारा हो सकता है। और इसीलिए मेरे ख्याल से वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था ना, डू और डाई, यानी मेक और ब्रेक, ऐसी कोई बात की थी उन्होंने। बात यह है कि ये जो ईरान का डेलीगेशन है, मैं उसी बात पे दोबारा जा रहा हूँ, ईरान का डेलीगेशन बड़ा डेलीगेशन है, ओल्ड गार्ड्स हैं, बहुत समझदार, मामला फहम, सारे मामलात को देखते हैं, तारीख उनके, मैंने आपसे कहा ना कि जो जेडी वेंस हैं वो तो 41 के हैं और ये 47 ईयर्स के बाद जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं अमेरिका के और ईरान के, उनकी उम्र से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। तो लेकिन वो जो गार्ड्स, ओल्ड गार्ड्स हैं, वो तो इनकलाब के दौर से हैं, वहाँ पे मौजूद हैं। ना सिर्फ ये कि पासदारान के मौजूदा साबिका, तो ज़ाहिर है कि उनका एक पूरा सिस्टम है और वो ईरान में ऐसा नहीं होता कि वो पैराशूटर आके ऊपर किसी बड़े ओहदे पे बैठते भी नहीं हैं। वो पहले पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं और उसके बाद वो आगे मुख्तलिफ मराहिल तय करते हैं। इशू ये सारा कि यहाँ पर जो वो अपनी सीरियसनेस ईरान की तरफ से दिखाई गई है, बहुत सीरियसनेस, इसीलिए इतना बड़ा उनका डेलीगेशन आया है। और इसीलिए उन्होंने, आप देखें कि उस जहाज का जिसमें वो आए हैं उसका नाम भी उन्होंने मिनाब रखा और बच्चियों को डेडिकेट किया। उनकी तस्वीर जो थी, जो शहीद होने वाली बच्चियां थी, उनकी तस्वीर के साथ उनके जो स्पीकर हैं उन्होंने दुनिया को दिखाया कि वो बच्चियां कितनी इंपॉर्टेंट हैं। यानी वो ये नहीं कि वो पूरा पार्लियामेंट उनकी भर के आ रही है, बल्कि वो ये है कि वो बच्चियां, वो जो बच्चे हैं, वो अगली नस्ल वो दिखा रहे हैं कि आपने क्या जुल्म किया। 30 के करीब उनकी यूनिवर्सिटी तबाह हुई और 300 के करीब उनके स्कूल तबाह हुए। इसी तरह से अमेरिका की साइड से भी सीरियसनेस है, क्योंकि देखें जेडी वेंस जो है, मैंने आपसे कहा ना कि जेडी वेंस एक हम कह सकते हैं कि जी स्टीव विटकॉफ और जो जैरेड कुशनर हैं वो एज सच कोई बड़े ऑफिसेज होल्ड नहीं कर रहे, प्रॉपर ऑफिसेज के, कुछ सेक्रेटरी डिफेंस या सेक्रेटरी वॉर नहीं है उनमें से, या दोस्त हैं, स्पेशल एडवाइजर, सब ठीक है। लेकिन जो जेडी वेंस है वो नायब सदर हैं अमेरिका के, और बड़ा एक आप समझ लें कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद सबसे बड़ा जो ओहदा है वो अमेरिका का, वो जेडी वेंस है। और जेडी वेंस जो है, ये भी बात बिल्कुल तय है कि ईरान की तरफ से ये कहा गया था कि जेडी वेंस आ जाए। पहले तो जेडी वेंस, लेकिन इसमें दो लोग ऐसे हैं, जो दो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ऐसे हैं कि उनकी पोजीशन भी थोड़ी सी वो भी चाहेंगे कि क्लियर हो भाई, क्योंकि वो जो है उनका सारा जो मुस्तकबिल है अपना, उनका आप समझ लें कि कारोबार के हवाले से भी, फिर ट्रंप इंतजामिया के अंदर भी, वो ये है कि वो मामलात को हल करवाते रहे हैं। और वो है स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, और वही जो है, ये जो है पूरा का पूरा मामला वो हमास के साथ वो मामला तय कर रहे थे। जो अच्छा, वो तो दम तोड़ गया, वो जो बोर्ड ऑफ पीस था वो तो बहरान का शिकार हो गया, वो ममालिक पैसे नहीं दे रहे, वो एक, हम बाद में उस पर बात कर लेंगे। 12 वो मेन ट्रबल शूटर से कहते हैं ना कि वो मेन प्रेसिडेंट ट्रंप के थे कि आइज एंड ईयर्स के जो जाके सारे मामला कॉल करेंगे, वही पुतिन से बात कर रहे हैं, वही किरिल दिमित्रिव के साथ राब्ते में है कि ये कैसे मामला यूक्रेन के तय करने हैं, वही जो है वो अरब ममालिक के साथ बराह रास्त बात कर रहे हैं। तो उनका एक रोल बहुत वसी हो गया था। अब एक फरीक की जानिब से ये कह देना कि हम इन पर एतबार नहीं करते क्योंकि इनके साथ हमारे डायलॉग के दरमियान धोखेबाजी हुई है। देखिए, ये इसका नतीजा ये है कि यहां पर अगर पोजीशन की वीक हो जाती है, ये इनका भी अपना एक, देखिए ये जेडी वेंस और स्टीव विटकॉफ, जो ये सॉरी जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ हैं, इनके लिए भी बहुत जरूरी है कि ये इनकी मुलाकात, ये भी मुलाकात को कामयाब बनाए, क्योंकि इनका भी इत्मीनान बहाल हो। हाँ। इसीलिए देखिए, जेडी वेंस के साथ इन दोनों का इत्मीनान बहाल होता है तो ये आगे उस टीम का हिस्सा रहेंगे। ये एज ए ट्रबल शूटर मौजूद हैं, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप के। ये है कि यार उससे डायरेक्ट बात करके और पुतिन से उधर मामला, यार वो हमास के साथ बात करो, इसके साथ करो, उसके साथ करो, ये यार ये क्या ईरान के साथ मामला, ईरान के साथ मामला में इनको डाला हुआ था, आप अंदाजा लगाए ना।
तो ये बहुत ज़रूरी है अमेरिका के लिए भी कि वो यहां से कुछ ना कुछ मामला लेके निकले, और ये दोनों शख्सियात यहां से अगर यानी पहले तो दो इंडिविजुअल्स अपने, क्योंकि पहले मुज़ाकरात में मौजूद थे, वो तय करें, फिर जेडी वैंस से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मुकम्मल तौर पे। अब अगर बीच में कहानी आ जाती है कि जी ट्रंप ने ये कुछ कहा था और वो नेतन्याहू नहीं सुन रहा था, फलान नहीं सुन रहा था, तो ये तो पूरा ढांचा अमेरिकन एम्पायर का गिरता हुआ देखिए ना, वो प्रेसिडेंट अमेरिका ट्रंप को इससे खासा नुकसान। डॉक्टर साहब हमें एक पे जाना है, हेडलाइंस भी शामिल करनी है, फिर हेडलाइंस के बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला एक बार फिर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद और सैयद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आप ये कहिएगा कि ब्रेक पे जाने से कबल एक अहम खबर का भी हम जिक्र कर रहे थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो खबर शाया की थी, उसकी तरदीद भी सामने आई। आप क्या समझते हैं कि इस तरह की कोई और खबर अगर सामने आती है या कोई और ऑफर अमेरिका लेकर आता है, तो क्या ईरान अपनी जो भी पॉइंट्स हैं, जो कि डिमांड्स हैं, उनसे पीछे हो सकता है इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए? नहीं, दोनों जाहिर है कि दोनों तरफ से लचक का मुजाहरा होगा, तो उसके बाद जो है वो बात आगे चलेगी। दोनों तरफ से जी, दोनों तरफ से जी आवाज़ मेरी आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। शायद डॉक्टर साहब आवाज़ आ रही है, आप कंटिन्यू करें। जी आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आवाज़ आपकी आ रही है। प्रोडक्शन टीम अगर बता दे मैं तो ज़्यादा अच्छा आवाज़। दोबारा हम राब्ता बहाल कर दें। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ है। तो नाज़रीन आपको बताएं कि अभी जो सूरत हाल है वो ये कि अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में जो है वो मुज़ाकरात के पहले दौर का आगाज़ हो जाएगा। दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर आमादा हो चुके हैं। अभी ईरानी क़यादत, अमरीकी क़यादत दोनों ही पाकिस्तान में मौजूद हैं, और पाकिस्तान की जानिब से जो कोशिशें की जा रही थी वो तमाम तर कोशिशें रंग ले आई हैं। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सिफारती कामयाबी है, और इस वक्त पाकिस्तान पूरी ही दुनिया में मरकज़ निगाह बन चुका है। पाकिस्तान ने यह साबित किया है कि अमन का फ़रोग़ देने के लिए, अमन का पैगाम आम करने के लिए पाकिस्तान ने जितने भी इक़दाम उठाए हैं वो सिर्फ पाकिस्तानी मुफाद में नहीं बल्कि दुनिया के मुफाद में हैं, और अमन के पैगाम को आम करने में पाकिस्तान ने अब तक तमाम तर कोशिशें की हैं। और इस वक्त तमाम आलमी बरादरी जो है और सिफारती सतह पर पाकिस्तान की पज़िराई हो रही है, और पाकिस्तान ने इस मकाम को हासिल किया अपनी अनथक कोशिशों से। और आज जो है अब से कुछ देर बाद ही बल्कि इस मुज़ाकरात के पहले दौर का आगाज़ हो जाएगा। दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से अपने अपने ख़दशात का इजहार भी किया गया है, डिमांड्स शेयर की गई हैं, और आज होने वाले मुज़ाकरात पर उन तमाम तर ऑप्शंस को डिस्कस किया जाएगा, और इस बात पर राज़ी किया जाएगा कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती, और तमाम तर चीज़ों को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की कोशिश की जाएगी। इसमें जो अहम किरदार अदा कर रहा है, जो मेन किरदार अदा कर रहा है, वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने अपनी अनथक कोशिशों से ये साबित किया है कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन के पैगाम को फ़रोग़ देने की कोशिश की है, अमन का पैगाम आम किया है, और आज उसका अमली मुज़ाहरा भी हम देख रहे हैं कि दोनों फ़रीक़ैन बिल आखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर राज़ी हो चुके हैं। होंगे इसमें आगे, यानी ये मामला जो हैं, ये जो है ना कि इतना, क्योंकि प्लेटर बहुत बड़ा, बहुत अहम मसाइल इसमें आपने हुर्मुज़ डिस्कस होनी है, बैंकिंग सिस्टम डिस्कस होना है, कहीं पेट्रो डॉलर का जिक्र आ जाएगा, करेंसीज का जिक्र आ जाएगा, सिक्योरिटी का जिक्र आ जाएगा। फिर मैंने आपसे बात की कि जो अरब ममालिक के अंदर कुछ खलीजी रियासतों में ये हो रहा है मामला कि भाई ईरान के साथ डायरेक्ट बात कैसे हो रही है, अभी तक तो आज तक तो हुई नहीं, पिछले 47-50 सालों में पहली दफ़ा बात हो रही है, और वो भी नायब सदर कर रहे हैं बात आके, जो कि बड़ा अनयूजुअल है कि नायब सदर किसी आप देखें ना, यूक्रेन के मामले में भी स्टीव वित्कोफ थे, पहले सारे मामला स्टीव वित्कोफ, पहली दफ़ा ये हुआ है कि नायब सदर अमेरिका के मामला को हल करने के लिए खुद आए और ईरान की के कहने पर आए, तो कुछ ना कुछ तो इसमें से निकलेगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप का वो ट्वीट, उसको सब डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रेट रीसेट, वो रीसेट क्या है, किस शक्ल, वो क्या है प्रेसिडेंट ट्रंप के जहन में, वो अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ। दूसरी जो बात है वो देखें, दोनों तरफ से ये भी है कि जी हम तो जंग के लिए तैयार हैं, और ये धोखा दरमियान में हो गया तो उसके बाद कहीं ये रीलोडिंग तो नहीं हो रही असले की, रीलोडिंग असले की नहीं, ये मेरी ज़ाती राय है, इतनी ज़्यादा फटीग है, वॉर फटीग इतनी ज़्यादा हो चुकी है इस वक्त, इतना थक चुके हैं ये खलीजी रियासतें भी, अमेरिकन भी, इत्तेहादी मिल नहीं रहे, ऑयल का क्राइसिस पैदा हो रहा है, वो कह रहे हैं जेट फ्यूल
पता नहीं 3 दिनों का रह गया है या कितने दिनों का, यूरोप के लोग कह रहे हैं। फ्लाइट्स, दुनिया, एक पूरी इकोनॉमी दुनिया की रुकी हुई है, जिंदगियां दांव पे लगी हुई हैं। अब ये कहना कि जी रीलोडिंग होके दोबारा 15 दिन के बाद तरोताज़ा लोग पहलवान उतरेंगे, वो यही पहलवान है, एग्जॉस्ट हुए हुए सारे, सब थके हुए, लड़ लड़ के सारा कुछ जो हुआ है पिछले दिनों में। तो ये अगले 15 दिनों में क्या हो जाएगा, नए मिसाइल सिस्टम्स बन के आ जाएंगे, नया कोई थार्ड आ जाएगा, नए कोई मॉडल्स आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो इनको करना है वो अभी करें, मेरा तो मशवरा है और मेरी उम्मीद भी ये है। ये मामलात को कम से कम ये है कि इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव ये जो जंगबंदी है, यानी जो सीज फायर का, देखिए सीज फायर की वायलेशन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रही है। सीज फायर तो बहुत ही घटिया और बदनाम लफ्ज़ है सीज फायर, और आज की दुनिया में तो हैसियत कुछ नहीं कि सीज फायर हो गया जी ये। और देखिए ना, मैंने पहले भी बात की कि जो सिस्टम टूट रहे हैं, ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम टूट रहा है, ये करेंसी का सिस्टम टूट रहा है, वहां यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपर्स भी टूट रहे हैं सिस्टम। अफ्रीका में पीस कीपर्स नहीं है, वहां पर अफ्रीकन यूनियन, ये कई मुल्क ऐसे हैं, माली और सूडान, और वहां पे वो अफ्रीकन यूनियन वाले कहते हैं कि हम अपनी फौज यहाँ पे रखेंगे एज अ पीस कीपर, और ये वार्नर ग्रुप हमें गारंटी दे या कोई और गारंटी दे। यूनाइटेड नेशंस के जो पीस कीपर्स हैं वो तो जंग में नहीं, उनके पास हौसला नहीं होता, गोलियां तो नहीं चलाते। इशू ये है कि ये पीस कीपर्स का जो एक था बड़ा जबरदस्त था मॉडल, वो जो दरमियान में नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को कोई नहीं मान रहा, वो करारदादें कहाँ गई, कैसे हुई। अब ये हो रहा है कि हमें गारंटी उनको चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा की गारंटी तो एक तरफ चली गई ना। अब यह है कि ये यहाँ पर कोई गारंटी का सिस्टम भी आएगा, कोई चाइना भी होगा दरमियान में, मिसाइल प्रोग्राम, इनरिच यूरेनियम। मैंने आपसे कहा ना कि मेरी ये तवक्को है, भी कोई सरकारी तौर पे बात नहीं हुई कि ये शायद मुज़ाकरात कल चलने चाहिए, चंद घंटों में कुछ भी नहीं होगा। बहुत बड़ी टीम्स आई हुई हैं उस तरफ से, और सीरियसनेस है। यानी वाइस प्रेसिडेंट, आपका ख्याल है कि 2-3 घंटे में वो हैंडशेक करके चले गए, बातचीत नहीं। मेरा अपना अंदाजा है, और मैं समझता हूं कि इन दोनों मुल्कों को ये करना चाहिए और दुनिया को भी फोर्स करना चाहिए कि यहां से कम सारी बातें नहीं तो जो बुनियादी बातें हैं वो तो तय करके उठें। ये जो टोल टैक्स है और बाकी मामलात, ये तो उसके वर्किंग ग्रुप बन जाए, कुछ बन जाए साइडों पे बात, लेकिन फौरी तौर पे एक तो ये परमानेंट जंगबंदी की तरफ चले जाएं। अच्छा, आपने हुर्मुज़ भी किसी तरह से खुल गई है, नहीं खुली, जहाज निकल रहे हैं, उसको कुछ थोड़ा सा इजीनेस वहां पे लेकर आ जाएं। लेकिन ये जो नॉनसेंस शुरू की हुई है कि जी लेबनान में सीज फायर, यानी मुझे बताएं ये कोई तुक है इस वक्त बात करने की कि नेतन्याहू जी बात नहीं सुन रहा और वो शहीद करता जा रहा है वहां पे। ये इस तरह की अगर ये हरकतें करेंगे, ये जो ज़ायनिस्ट लॉबी बैठी है, तो बात आगे कैसे चलेगी? देखिए ना, अभी तक अब मैं बिल्कुल ये समझता हूं कि ईरान की तरफ से जो बुनियादी बात हो रही है, क्या बात हो रही है, वो तो वही बात हो रही है जो पाकिस्तान ने बात की है लेबनान की, कि लेबनान के अंदर भाई जंगबंदी करा दो, खुदा के ये कर क्या रहे हैं। तो बात ही है कि वो वहां पर वो नेतन्याहू नहीं सुन रहा जी, नेतन्याहू को हमने कहा है, नेतन्याहू को गालियां दी हैं, फिर भी उसके बावजूद वो गजा में भी शहादत है। उसको आप लेबनान को छोड़े, गजा में और शहीद कर दिए 10 लोग आज। तो बात यह है कि ये अगर ये सूरत हाल बनती है ना, और इस मामले को ईरान इशू बना लेता है, तो आप समझें कि फिर अमेरिका का कोई इसके बाद अमेरिका की बात नहीं सुनेगा। कि अगर वो ये भी नहीं मनवा सकते नेतन्याहू से कि वो सीज़फायर करवा दें, यानी इसको 72 घंटे हो गए और पाकिस्तान ने भी बात की है और पूरी दुनिया में, और इसमें अरब ममालिक भी अनईजी है कि यार ये वहां लेबनान में क्या मसला है, ये क्यों वहां पे जो है वो उनकी हुकूमत डिस्टेबलाइज हो गई है। मैं पहले भी बात कह चुका हूं, मैं दोबारा बात कह रहा हूं, ये जोसेफ बयान, अगर मुझे 2-4 मिनट मिले तो मैं इस बात को जरा लेबनान की बात तो और करूं। देखें, सऊदी अरेबिया, मेरी वहां पे 2018-19 में जो सऊदी अरब के पार्लियामेंट, यानी सऊदी अरब से क्लोज जो पार्लियामेंटेरियंस थे वहाँ पे लेबनान की पार्लियामेंट में, उनसे मेरी एक मुलाकात हुई थी काफ़ी तवील। कुछ हम मीडिया के लोग थे तो हमें उन्होंने बुलाया था और हम वहाँ जाके मिले थे। मैं उस वक्त वहाँ उस वक्त ये फीलिंग थी कि यार ये जो है ना, ये इशू लेबनान का बड़ी खिचड़ी बन चुकी है, और ये खिचड़ी बनी हुई है तो सऊदी अरेबिया थोड़ा सा पुल आउट अपने आप को कर रहा था। अच्छा, पुल आउट हुआ तो वो वैक्यूम जो है वो फिल हो गया, वो हिजबुल्लाह ने कर लिया। अब सऊदी अरेबिया दोबारा गया, लेकिन सऊदी अरेबिया का ये जो सऊदी अरेबिया जिस सेटअप को सपोर्ट कर रहा है उसको पूरा असर्ट करवाए वो,
वो असर्ट करवाए जोसेफ एयान को और नवाब सलाम को कि भाई आप असर्ट करके ये इसको यहां से पीछे फेंके ना, ये जो इसराइल की फौज है। अब वो नेतन्याहू के कह रहे हैं मैं मंगल के दिन जाऊंगा मार्को रूबियो के साथ बैठ के वो स्टेट डिपार्टमेंट डायलॉग करूंगा। ओ भाई ग्राउंड पे वहां हिजबुल्लाह लड़ रही है। तो या तो हिजबुल्लाह उनकी, देखें जो तुर्की का एक मॉडल है ना, तुर्की का एक मॉडल जो सीरिया में सामने आया है, वो मॉडल बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वो है कि जो एसडीएफ और बाकी सारी तंजीमें थी वो उनकी मेन जो उनकी फौज थी उसमें उनकी इंटीग्रेशन हो गई। यानी अगर ऐसा हो, ऐसा कुछ फॉर्मूला निकलता है कि हिजबुल्लाह जो है वो हिजबुल्लाह लेबनान की फौज के अंदर उनकी इंटीग्रेशन हो जाती है। देखिए हमास के बारे में भी तो ये फॉर्मूला बना ना अल्टीमेटली, कि वहां पर जो हम सारे मुल्कों ने कहा कि भाई हम तो डिसआर्म नहीं करेंगे, पाकिस्तान समेत, हमारा तो वहां स्टेबलाइजेशन का रोल है, हम क्या जाके कैसे कहेंगे हमास से कि आप असला छोड़ें। फिर आखिर में ये तय हुआ कि हमास ने भी वेट किया, उनकी तरफ से भी नाम आए, इधर से भी नाम आए, सब एग्री कर गए। इसराइल परेशान था, उसने फिर बीच में गन की। तो ऐसे ही कुछ सेटअप लेबनान का, ये मेरा अपना ख्याल है कि ऐसा ही कुछ सेटअप बनेगा फ्यूचर में और बनाना चाहिए, जिसमें हिजबुल्लाह एक उनकी, देखिए कितना अच्छा फॉर्मूला बना था ताइफ में, सऊदी अरेबिया का फॉर्मूला था ताइफ एग्रीमेंट, कि ये सदर ऐसे होंगे, स्पीकर ऐसे इस तरह से होंगे, और ये सारा जो सिलसिला था पूरा। और ये चूंकि फ्रांस का पुराना मॉडल था लेबनान में, लेकिन उसको दोबारा खाना जंगी के बाद ये हुआ कि सदर से पावर्स लेके वजीर आजम को दे दी गई। इसीलिए आप देखिए कितने स्ट्रॉन्ग वजीर आजम आए, रफीक हरेरी, साद हरेरी, ये सारे स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन उसके बाद आप देखिए आपको वजीर आजमों का नाम ही नहीं पता होगा ईरान के, लेबनान के वजीर आजम कौन है। तो वो वजीर आजम अपने आप को असर्ट नहीं कर पा रहे। अच्छा असर्ट नहीं कर पा रहे तो सारे लोगों के ज़हन में फिर हिजबुल्लाह की क़यादत का नाम आता है। तो या तो अच्छा वो आर्मी जो है वो भी इस तरह का सेटअप बना हुआ है कि आर्मी के चीफ भी मैरोनेट क्रिश्चियन होंगे और प्रेसिडेंट भी मैरोनेट क्रिश्चियन होंगे, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि ये सेटअप जो है, ये हिजबुल्लाह को या तो अपनी फौज के अंदर इंटीग्रेट करें, एक वहां पे पावर मौजूद है जो लड़ रही, जो जमीनी हकीकत है। हमास एक जमीनी, आप उसको माने या ना माने, आपने किया है ना डायलॉग, मुझे बताएं जब ये दाइश का मसला खड़ा हुआ था तो क्या क्या हिजबुल्लाह और अमेरिका एक साथ नहीं थे, एक फोरम पे नहीं थे, एक फोरम पे थे, एक तरह से वो उनके राब्ते थे कि दाइश के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो हिजबुल्लाह भी लड़ रही थी और अमेरिकन भी उस वक्त लड़ रहे थे। तो बात यह है कि ये जो इशू इस वक्त छेड़ा हुआ है ना नेतन्याहू ने, इस इशू को तो फेंकना पड़ेगा एक साइड पे। और ये एक इरिटेंट है जो देखिए ना, कल से लेके आज तक, पहले दिन वो 300 शहादतें हुई और आज अब पता चल रहा है गजा में शहादतें हो रही हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो है इसको बिल्कुल जो है वो, अच्छा पाकिस्तान का एक जो अस्करी डेलीगेशन है इसी दौरान जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के, तो आपको पता है ना इस सारे मामले से हटके पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात हैं जिनको मैं डिफेंस पैक्ट से बहुत बड़ा नाम देता हूँ। ये डिफेंस पैक्ट तो भी हमारे सामने बाकायदा है, लेकिन उससे सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बड़े तवील और गहरे ताल्लुकात हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से एक फौजी दस्ता वहां पहुंचा है, सऊदी अरेबिया की अपनी सिक्योरिटी के लिए वो डिफेंस पैक्ट का हिस्सा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैं जो बात कह रहा हूं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये सबसे पहले देखें इरिटेंट इस वक्त क्या है, इरिटेंट बना हुआ है कि ये लेबनान की जंग रात हो रही, पहला दिन गुजर गया है, ठीक है, और शाम ढल रही है। अब ये मुज़ाकरात यकीनन शुरू हो गए होंगे, लेकिन मुज़ाकरात बहुत सारे इशूज पे हैं। पहले तो ये सीज फायर एक इतना घटिया लफ्ज है, इस लफ्ज की कोई हैसियत ही नहीं रही सीज फायर की। यानी सीज फायर कोई हैसियत है सीज फायर की? सीज फायर हो रही है, बीच में जनाब लोग शहीद हो रहे हैं, तो पहले तो सीज फायर को गारंटर कोई बने। अमेरिका तो गारंटर नहीं बन सकता, अमेरिका क्या खाक गारंटर बना है ये गजा में और लेबनान में कि सीज फायर हो रही है जिन मैं, अच्छा मैं क्या करूं जी, हमें तो पता नहीं था, नेतन्याहू ने उधर से मिसाइल चला दिया। आपने देखा कल जो ईरान की डेलीगेशन को किस तरह सिक्योरिटी में लाया गया है और किस तरह से उनको यहां पे महफूज रखा गया, और पहले पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि स्पॉयलर्स बीच में फॉल्स फ्लैग कर सकते हैं पाकिस्तान में। इशू ये है कि ये जो डेलीगेशन अब आ गए हैं ना, ये आ गए हैं, ये यहां से कुछ बुनियादी बातें तय करके उठे, चाहे उसमें 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, ये दोबारा नहीं आ सकते और ना ही ये अफोर्ड कर सकते हैं कि वापस अपने अपने मुल्कों में जाएं। इनके मुल्कों में बड़े, आप लोगों के जज्बात हैं बहुत ज्यादा, ईरान में बड़े जज्बात हैं। खलीजी मुल्क देख रहे हैं कि भाई हमारा क्या, हम कहां पे खड़े होंगे, हम कहीं बाईपास तो नहीं हो गए, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं। चाइना दरमियान में है जी, मुलाकात तो अहम है। और अब जो ईरान का जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इस वक्त, वो ये कह रहा है कि ईरान ने 4
कंडीशंस, क्योंकि ज़ाहिर है मीडिएटर्स के थ्रू बात हुई है ना, तो जो मुज़ाकरात के बाकायदा आगाज़ से पहले उन्होंने 4 कंडीशंस रखी हैं जो कि उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर ये नॉन निगोशिएबल हैं। एक कंडीशन उन्होंने रखी है कि आबना हुरमुज़ पे मुकम्मल ईरान का कंट्रोल होगा। दूसरा उन्होंने उनकी तरफ से, ये मैं उनकी मीडिया को, ईरान की मीडिया को कोट कर रहा हूँ, दूसरा वो कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पे जो वॉर की रिपरेशंस हैं वो जो नुकसानात हैं वो सारे, अनकंडीशनल रिलीज ऑफ ब्लॉक्ड एसेट्स सारे, और ड्यूरेबल सीज फायर अक्रॉस द एंटायर वेस्ट एशिया रीजन। अच्छा, ये इसमें से जो मेरा ख्याल है, ये तो कोई इशू नहीं है कि पूरे वेस्ट एशिया रीजन में एक ड्यूरेबल सीज फायर होना चाहिए फौरी तौर पे। अच्छा, आपने हुरमुज़ जो है उसके ऊपर तो कंट्रोल है ईरान का, अभी तक ईरान ने कंट्रोल रखा हुआ है, लेकिन उसका जो आगे का फॉर्मूला है, आगे मुस्तकिल कैसे होगा, वो जाहिर है कि एक ऐसी बात है जिसके ऊपर बातचीत आगे चलनी चाहिए। इसमें और भी फरीक हैं और वो यकीनन इस पे इतराज़ करेंगे। अच्छा, इसमें अनकंडीशनल रिलीज ऑफ ब्लॉक एसेट्स, ये उनकी तरफ से डिमांड हुई है। ये अब ये वो पैसे हैं जो कतर के बैंक्स में हैं, ठीक है ना, और ये एक साउथ कोरिया का एक जो उनके एक नुमाइंदे हैं वो भी मेरा ख्याल से ईरान पहुंचे हुए हैं शायद, तो उसके ऊपर क्या पेशरफ्त होती है वो अब देखना है। और इसमें जो है वो बाकी जो मामलात हैं वेस्ट एशिया रीजन में, ड्यूरेबल सीज फायर, ये तो बिल्कुल सबका मुतालबा है, जंगबंदी फौरन होनी चाहिए। आबना हुरमुज़ के ऊपर कंट्रोल के ऊपर एक जो है वो बातचीत। लेकिन एक बात इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये अगर मैं ईरान की मीडिया को कोट करूं तो इसमें अनरिच्ड यूरेनियम का जिक्र नहीं है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ईरान की तरफ से जो 4 बातें आ रही हैं, ईरान के मीडिया में कोट कर रहा हूं, उसमें एनरिच्ड यूरेनियम और बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर का उसमें जिक्र नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर बातचीत आगे बढ़ सकती है ईरान की तरफ से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं उन्हीं की मीडिया को कोट कर रहा हूं तो वो इसका मतलब है बैलिस्टिक मिसाइल्स पे और एनरिच्ड यूरेनियम पे बातचीत आगे बढ़ सकती है। 4 बातों को वो कह रहे हैं कि इनके ऊपर हमें जो है वो किसी किस्म की कोई मुफाहमत इन पे नहीं होगी। यूरेनियम पर तो पहले भी बातचीत चल रही थी आगे। जी हाँ। अच्छा, तो ये कि और वो आइए ये वाला करेंगे, वो B2 बॉम्बर से तो नहीं होगा। तो ये अब देखना ये कि आपने हुरमुज़ के हवाले से क्या बात होती है, और उनकी तरफ से अनकंडीशनल रिलीज ऑफ ब्लॉक एसेट्स, ये वो एसेट्स हैं जो कि ऑलरेडी ऑयल उनको बेचा जा चुका था, पैसे देने थे कोरिया ने, वो कतर में आ गए थे, उस वक्त जो पुराना मुआहदा था उनका वो ख़त्म हो गया ट्रम्प 1.0 में, तो वो पैसे कतर के अंदर बैंक में पड़े हुए हैं, वो ईरान को देने हैं और फिर आगे। अच्छा, इसमें यह है कि ये ब्लॉक एसेट्स जो हैं, जिनकी खबर थोड़ी देर पहले चली थी फिर तरदीद भी हो गई थी, तो ये मुतालबात है। इसमें मेरा ख्याल है कोई भी मुतालबा ऐसा नहीं है, सवाई यह है कि आबनाए हुरमुज़ के ऊपर मुकम्मल जो सॉवरेनिटी है वो ईरान की मान ली जाए। मेरी अपनी ज़ाती राय में इसमें बाकी सारे मामला जो हैं उनके ऊपर पेशरफ्त हो सकती है। और इसमें यूरेनियम का देखें, यूरेनियम पे बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब वो टेक्निकल उनकी टीम आई है, तो यूरेनियम पर भी मिसाइल्स के ऊपर सारा वो अगर जंग बंदी की बात कर रहे हैं कि एक ड्यूरेबल, एक मैंने आपसे कहा ना सीज फायर फजूल चीज़ है, बिल्कुल ये एक मुकम्मल तौर पर जो है वो ड्यूरेबल सीज फायर होनी चाहिए, जिसकी खिलाफ वर्जी बार बार इसराइल करता है, बार बार इसराइल की तरफ से होती है, कभी गजा में होती है, अभी लेबनान में बदमज हाथी चढ़ा हुआ है, वो ट्रम्प साहब गालियां दे रहे हैं मेरे काबू में नहीं आता। अच्छा, मैं उनकी बात सुन रहा था उनके मीडिया पे, वो अजीबो गरीब बात करते हैं। वो कहते हैं जी लोगों का ख्याल है कि इसराइल सारी बातें हमारी मर्जी से करता है, वो इसराइल बहुत से काम खुद भी कर देता है। वो प्रेसिडेंट ट्रंप 10 दफा कह चुके हैं नेतन्याहू जो कुछ करेगा वो मेरी मर्जी से करेगा, मैं उसकी चाबी हूं, मैं घुमाता हूं नेतन्याहू को, ये करूंगा वो करूंगा। वो कहते हैं जी नेतन्याहू जो है वो बदमज। फिर आप दुनिया को बता दें कि नेतन्याहू को अगर काबू में नहीं आ रहा प्रेसिडेंट ट्रंप के, तो फिर दुनिया काबू कर लेगी उसको जाके। तो लेबनान का सीजफायर करवाएं, फिर ये वेस्ट एशिया के की गारंटी नहीं पूरा, ये सारी जंगे वंगे सारी खत्म हुई, ये भी कोई इशू नहीं है। हुतीज ने बराह रास्त मामला किए हुए हैं अमेरिका के साथ, ये कोई बात है करने वाली? ये नहीं, हुतीज के साथ तो डायरेक्ट अमेरिका ने मामला तय किए हुए हैं, तभी तो हुतीज के यहाँ से वो अभी तक उन्होंने अपना फायर नहीं खोला। और हिजबुल्लाह का मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट अमेरिकन बात करते रहे, मैं खुद विटनेस हूँ कि वो जब ये 2022 में मामला चल रहे थे गैस फील्ड्स के हवाले से, तो अमेरिकन वहाँ पे बात कर रहे थे हिजबुल्लाह के लोगों से, वो कैबिनेट में मौजूद थे, वो वजीर थे, वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे, उनकी कानूनी हैसियत वो आइन के तहत पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं।
वो मतलब एक सियासी पार्टी है, वो आप ये पता नहीं किस तरह की बातें कर रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है वो। उनके पार्लियामेंट में सीटें हैं उनकी। अभी क्या फटा चला था कि जी इनको काबीना में आप वजीर नहीं बनाए, लेकिन वो जो है वो मतलब एक पार्टी है, पूरी सियासी जमात है वहां पे। एनीवे, तो वो अमेरिकन का कोई इशू नहीं है, इसराइल का इशू है हिजबुल्लाह। उसके बाद हमास जो है ये भी अमेरिकन का इशू नहीं है, और ये भी इशू जो है ये इसराइल का इशू है। फिर उसके बाद आ गया आबना हुरमुज़ के ऊपर, ये एक बात है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि मामलात के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। और एनरिच यूरेनियम और मिसाइल्स के ऊपर इन पे तो बातचीत के भाई एक ऐसा बना दिया ना कि वो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, यूरोप को तबाह कर देंगे। ये आपने देखा पिछले दिनों जो प्रोपेगेंडा चला है कि भाई हमारे पास जो मिसाइल हैं, या किसी मुल्क के पास कोई भी मिसाइल हैं, तो उनकी एक रेंज तो होगी ना। अब आप कहेंगे जी ये जो मिसाइल है ये यहां तक जाता है, तो ओहो इसके मुल्क, इसके जद में जो है इसमें तो 8 मुल्क आ रहे हैं। इस तरह नहीं होता। इस तरह से ये तो अजीब व गरीब किस्म की कहानी इन्होंने डाली थी पिछले दिनों, एक प्रोपेगेंडा जो मशीन काम करती है ज़ायनिज़्म की। वो तो इंडिया का मिसाइल, वो तो फिर पूरी दुनिया को तो 6 दफा तबाह कर देगा। इस तरह नहीं होता। ये जो बात इन्होंने की है ना, इसके ऊपर एनरिच यूरेनियम के ऊपर बात मेरे ख्याल से हो सकती है। बाकी जो है वो ये मेरी अपनी जाती राय है। और आबना हुरमुज़ पे ये दो उनके नुक्ते हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा मेरे ख्याल से लचक दिखा के और कोई वर्किंग ग्रुप बन जाए, कुछ बन जाए। और बाकी यह है कि एनरिच यूरेनियम पे यकीनन IAEA वाले बात करेंगे। अमेरिका क्या बात करेगा एनरिच यूरेनियम पे? उनका क्या ताल्लुक है? एनरिच करना है तो इसराइल का करे ना पहले। बाकी तो IAEA वाले इसको तय करते हैं। और ये बात चाइना में वो कह भी चुके हैं, IAEA के जो तर्जुमान है वो कह भी चुके हैं कि इतने परसेंट नहीं तो इतने परसेंट। ये जेडी वेंस को क्या पता, जेडी वेंस क्या करेगा उसको, एनरिच यूरेनियम को। तो ये मेरे ख्याल से ये जो है ये ऐसी बात है सारी जिसके ऊपर बातचीत आगे जानी चाहिए। मतलब इसका कोई मेरा ख्याल है कि अब देखिए ना, मैं वही बात कह रहा था कि 5:30 बज रहे हैं शाम के, तो मुज़ाकरात अगर अभी शुरू नहीं हुए तो शुरू कब होंगे और ख़त्म कब होंगे? और मतलब है कि इतना सारा कुछ प्लेटर पे मौजूद है डिस्कशन के लिए, इतने सारे नुकात हैं और बड़े सेंसिटिव हैं। तो ये अभी तक तो लिबनान की जंगबंदी नहीं हो रही। अभी तो देखिए ना, लिबनान की जंगबंदी नहीं हो रही, तो बाकी खाक आगे बढ़ने, तो मुझे तो मैं आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। अभी तक तो मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि ये लिबनान की, ये इन्होंने एक ऐसे ही, एक होता ना चूचू का मुरब्बा बीच में रखा हुआ है। तो ये है कि ये, और साथ ही जो रशिया की तरफ से मैसेज आया है अभी वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है रशिया की, उन्होंने कहा है कि हम तमाम फरीकैन से उम्मीद करते हैं कि वो इन मुज़ाकरात को पाकिस्तान में जो हो रहे हैं, पाकिस्तान को फेवर किया उन्होंने, पाकिस्तान के हक में बात पूरी, मैंने कहा पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस डायलॉग के साथ खड़ी है कि पाकिस्तान में जो है वो ये जो इनको किसी नतीजा खेज बनाया जाए। ये रशिया ने कहा है कि स्पॉइल ना किया जाए मुज़ाकरात को, नतीजा खेज बनाया जाए। अब किस अंदाज में नतीजा खेज होगा रशिया के नुक्ता नज़र से, यानी कुछ कोई तो बात हो ना, सारी दुनिया ने इसमें इनपुट दिया अपना, तो कहीं से तो बात हो। मैं वही बात कह रहा हूं कि मेरा ख्याल ये है कि एक तो हैंडशेक की पाकिस्तान कोशिश करेगा कि बराह रास्त बात हो, क्योंकि इतना इशू, इतने पुरानी हिस्ट्रीज हैं सारे, उनकी टीम इतनी एक्सपीरियंस नहीं है अनफॉर्चुनेटली। उनके पास स्टेट डिपार्टमेंट के पुराने लोग जो ईरान को देखते रहे हैं, मामला तय करते हैं, वो नहीं है। और स्टीव वित्कोफ और जैरेड कुशनर हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस टीम अगर आती उनके पास पुरानी, तो इनके पास ओलगार्ड हैं, बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं ईरान की टीम के पास। तो ये है कि या तो एक बुनियादी बात प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछ लें कि भाई जंगबंदी आगे करें, आबना हुरमुज़ के को खोलें, और ये दुनिया इसमें से निकले कि 15 दिन बाद फिर जंग छेड़नी है। एक पूरा वाज़े तौर पे एक बात यहाँ से की जाए, और प्रेसिडेंट ट्रंप भी ऐलान करें कि कोई जंग की तरफ नहीं जा रहा, ईरान भी ऐलान करे कि कोई जंग की तरफ नहीं जा रहा। आबना हुरमुज़ के मामलात को फिर ये तय करें, एनरिच यूरेनियम के मामलात को भी तय करें, तरीके से टेक्निकली हैंडल करें उसको। और बाकी यह है कि वो लिबनान के अंदर, तो मैंने आपसे कहा ना कि हमास के साथ डायलॉग पहले ही हो रहा है इनका, अमेरिका का, और हिजबुल्लाह के साथ भी पहले हो रहा है। तो ये अब, और उधर नेतन्याहू नहीं काबू आ रहा, तो ये इरिटेंट्स को मेरा ख्याल है कि जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि रात हो रही है, तो अब यह है कि या इसको रोकें कल तक, इसको मजीद आज रात को भी बैठें, पूरी रात जाग के बैठना पड़े, थके भी हुए हैं सारे लोग, लेकिन ये बैठें रात को, और ये जो है ये सारी रात बैठें और
बैठ के कोई ना कोई मसला हल करें और फिर सुबह कल दोबारा स्टार्ट करें। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि अभी तक अगर शाम तक कोई बात ही नहीं हो रही, दुनिया भर का मीडिया आया हुआ है और ये बुनियादी इस बात पे अड़े हुए हैं कि जी लेबनान के अंदर जंगबंदी पे नेतन्याहू नहीं मान रहा, तो आई रियली फील वेरी सॉरी। फिर ये तो संजीदगी नहीं है किसी की तरफ से। जी ठीक है। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब आपने हाँ, दो अमेरिका की तरफ पॉइंट्स से बड़े नहीं है अहम संजीदगी। रेज किए हैं। ईरान की कायस तरफ साहब, से क्या होनी है, अमेरिका की तरफ से संजीदगी। जी अच्छा कायस साहब, आपका इस पे क्या मानना है? एक तो ये जो ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं मुज़ाकरात, ये किस हद तक नुकसानदेह हो सकते हैं हालिया सूरत हाल में? और अभी जो दो पॉइंट डॉक्टर साहब ने रेस किए, एक तो यूरेनियम अफजूदगी के मामले पर IAEA है, उसके अंदर बहुत सारी रेगुलेशंस आती है, वो इस मामले को देख सकता है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बारे में आपको क्या लगता है कि किसकी जानिब से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा सकती है? असल डेडलॉक तो ये मामला है, तो क्या ईरान बैकफुट हो सकता है या अमेरिका इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकता है? देखिए, स्टेट ऑफ हरमुज़ जो है उस पे उसी की बुनियाद पे ईरान ये समझता है कि उसके पास ये तुरुप का पत्ता है और पत्ता है भी, क्योंकि तमाम अपने मिलिट्री माइट के बावजूद अमेरिका उसको वहाँ से जहाज़ नहीं गुजार सका और उसे वो अभी तक ईरान के कब्ज़े में है। लेकिन अब ये जो थोड़ी सी हमें लग रही है कि मुझे यूँ लगता है कि ये अभी आमने सामने तो बात नहीं हो रही, मगर जो डिटेल्स तय थी, जो हमें लग रहा था कि तय है। देखें ना, पहले तो जब खबर आई कि 10 के 10 जो ईरानी मुतालबात थे मान लिए गए, फिर एक अमरीकी मीडिया आउटलेट ने कहा जी कुछ देर तक तामुल था ये अच्छा, मैं कहता कर रहा हूँ मुज़ाकरा शुरू हो गए हैं जी। चले, दैट्स गुड जी, मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज हो गया। चले, मकामी अच्छी बात शुक्र है, है। चले तो मुज़ाकरात ये है कि वो अब और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। उनसे बात अभी CBS की हुई है गालिबन, तो CBS को प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। जी, तो उसमें यह है कि ये जो इसमें तो कोई नहीं, क्या क्या गेन क्या किया अमेरिका ने, क्या गेन किया अपने अवाम के लिए? चलें, उनकी 5 जो असला साज कंपनियां हैं, ठेकेदार जो हैं, जो गो बिटवीन हैं, जो बीच में कमीशन एजेंट हैं, उन्होंने तो माल मूल खूब बनाया है, अब भी बना रहे हैं, पहले भी बनाते रहते हैं। ये जो असले मसले का मसला है, लेकिन अवाम जो हैं उनके, वो तो नेट सफ़रर हैं इसमें, उन्होंने सफ़र किया है और उन्होंने अपने बारहा इसका ऐलान भी किया है अपनी इस तकलीफ़ का। मगर ज़ाहिर है आज की दुनिया में अवाम जब तक घरों से निकल कर इनका गिरेबान न पकड़ लें या इन्हें ये डर न होगी या आगे गिरेबान पकड़ लेंगे, तो अवाम की बात पे कौन कान धरता है? कोई भी कान नहीं धरता। तो ये सिलसिला है। लेकिन अमेरिका में बड़ी सिचुएशन ख़राब है। अमेरिका में जो एक आम आदमी है वो बुरी तरीके से प्रेशर में है, दीवार के साथ लगाया जा रहा है और उसके बार बार हमें पब्लिक एक्सप्रेशन नज़र आ रहे हैं, स्ट्राइक्स हमें नज़र आ रही हैं वहाँ पे। पिछले दिनों में आपको याद होगा रेलवे की स्ट्राइक बहुत बड़ी हुई थी, उस पर भी उन्होंने पाबंदी लगा के जबर का सिलसिला किया। तो इसी तरीके से और भी बहुत सी चीज़ें अननोटिस जाती हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया, चूँकि सारे का सारा अमेरिका का 6 ग्रुप्स हैं जो मालकान है उसके, और 6 के 6 जो हैं वो एक ही तबके के मफादात की नुमाइंदगी करते हैं। तो हमें बहुत सी खबरें दाएँ बाएँ से देखनी पड़ती हैं, इधर उधर से, छोटे मीडिया आउटलेट से, या आजकल जो सोशल मीडिया आ गया उससे, उस पर हमें रिलाई करने पड़ता है, वहाँ पे ज़्यादा क्रेडिबल खबरें आ रही होती हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि वो अब ये सारी बातें तो सामने आ जानी हैं। देखिए अभी जो डॉक्टर साहब ने बताया जी कि ये उन्होंने रखे हैं मुतालबात सामने रखे हैं, तो कौन सा मुतालबा सामने आया? जिस तरह मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया था कि भाई जो बेयर मिनिमम डिमांड है उसकी वो क्या है, और इसी में सारी बातें आ जाती हैं कि ये इंटीग्रेशन इन दी वर्ल्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, उसको पराया के तौर पे जिस तरह आप बिहेव करते थे या उसके साथ सलूक करते थे वो ही मानता है। और अगर वो इंटीग्रेट होगा तो जो बहुत सी बातें हैं जो हम अभी नहीं कह रहे या हमें नहीं कहने की क्या कहते हैं, तो हमसे इल्तिजा की गई है कि ना कही जाए, अभी चलें हम, ज़ाहिर है चलते हैं, हम भी मसलियत का शिकार होते रहते हैं। तो ये बातें तो सामने आएंगी। अगर एक जॉइंट कम्युनिके भी होगा, गॉड फॉरबिड ये नाकाम हो जाते हैं, मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, तो फिर भी एक जॉइंट आएगा तो सही कि जी इस इशू पे डिपार्चर था दोनों का, तो नहीं हो सका। मगर अगर जिस तरीके से वो आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने उस वक्त तमाम बातों पर, यानी क्या आया था पहले, सबसे पहले कि जी 10 की 10 बातें मान ली हैं,
आप आए 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 फ़ौरन ले आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो उस वक्त बड़ी जल्दी थी। अब यहाँ आके फिर खींचातानी होगी, फिर ये जो वो एक सेल्समैनशिप वाला इशू होता है कि जी कौन हार्ड बारगेनर है, हार्ड बारगेन कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल में ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ईरान के लिए, जो उन्होंने अपने स्वेट एंड ब्लड के साथ क्रिएट की है। इसमें वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उन्होंने साथ साथ ये भी वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जंग हमारा ऑप्शन नहीं है, अगर आपका है तो वी आर रेडी। इससे पहले आप देख चुके हैं कि जो सीज़ फायर की बातें कर रहे थे किबला ट्रंप साहब, तो जवाबी तौर पर क्या आ रहा था ईरान की तरफ से? नो 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 की बात हो रही थी। फिर पाकिस्तान ने अपना क्लाउड इस्तेमाल किया जो है, उसके बाद हमने देखा कि एक 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 रास्ता आगे खुला, दुनिया ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया, उम्मीदें भी बन गई सबकी। तो अब उम्मीदें बंधी हुई हैं, तो डॉक्टर साहब जो जिस तरह फरमा रहे हैं कि इस पर आप कुछ करें। और ये कितना ज़रूरी है गज़ा में गले काटना, कितना ज़रूरी है कि नेतान्याहू जैसे होमिसाइडल मैनियक जो है, उस बीमार आदमी की जो एक सियासी करियर है उसको बचाने के लिए भी और कितने बच्चों के गले काटने हैं और कितनी शहादतें हमें चाहिए। तो ये बेहूदगी ख़त्म होनी चाहिए। प्लीज़ पार्डन माई फ्रेंच। तो मेरे ख्याल में इसी उम्मीद पे कि ये ख़त्म होगी और ये अब इस तरह काम नहीं चलेगा। वैसे आपने सुनी होगी खबर कि 2 दिन के लिए अपनी गिरफ्तारी को मुलतवी करने की इल्तमास और इल्तिजा की है नेतान्याहू साहब ने, क्योंकि इधर अमन पीस या अमन की डील होनी है, उधर मौसूफ जो है जेल में उन्हें पूछा जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ से रिश्वत हासिल फरमाई है अपने इस दौरे इक़्तिदार में, क्योंकि जो तफ्तीश उनके खिलाफ हुई है उसमें का खासा ग्राफिकली डेमोन्स्ट्रेट हो गया है कि मौसूफ अपने ऑफिस का इस्तेमाल करके जो है कोई माल शाल भी बनाते रहे हैं। और ये वैसे हैरत की कौन सी बात है, आजकल तो माल बनाने की याद है बहरहाल। लेकिन वहाँ पे फिर भी हम इससे पहले भी एक जो प्राइम मिनिस्टर है वो माशाल्लाह जेल काट चुके हैं, लगता है इन्होंने भी जेल जाना है और वैसे आलमी तौर पर भी मतलूब है। तो ये बड़ी तकलीफ दह बात है कि बच्चों के गले इसलिए काटो ताकि मुझे वो इम्यूनिटी जो मिली हुई है वो, या जो एमरजेंसी में मुझे जो सस्पेंड हुए हैं जो कवानीन मेरे खिलाफ वो सस्पेंड रहे। यानी इससे ज़्यादा कोई गंदी बात, प्रिपॉस्टरस बात हो सकती है कि जनाब आप एक यू आर अ पेटी थीफ एंड अपनी इस थीवरी को बचाने के लिए आप लोगों के गले कटवा रहे हैं और अमेरिका बहादुर आपकी आशीर्वाद भी कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये धंधा बंद होना चाहिए और उम्मीद है ये धंधा बंद होगा। अगर नहीं होगा तो आई थिंक ईरान हैज़ द इनफ मेटल, इनफ मिजल्स, इनफ स्टफ टू एक और शिकस्त देने के लिए मेरे ख्याल में वो तैयार होगा। ये आपके लिए भी नहीं अच्छा, दुनिया के लिए भी नहीं अच्छा। बेहतर है कि ये जो बातचीत शुरू हुई है ये मस्बत यानी किसी नतीजे पर पहुँचे। जी होपफुली, और सबके एक्सपेक्टेशंस भी यही हैं कि हम किसी नतीजा खेज़ मरहले की जानिब अब दाखिल हों और इसका कोई मुस्बत नतीजा सामने आ सके। डॉक्टर साहब कहिएगा कि बहुत सारी आराएं हैं जो कि ये भी समझती हैं कि अमेरिका की जानिब से अब तक जितने पॉइंट्स रखे गए हैं या डिमांड्स रखी गई हैं उसमें अमेरिका फ़र्स्ट की पॉलिसी नज़र नहीं आती, बल्कि वो इसराइल फ़र्स्ट की एक झलक दिखाई देती है। और ईरानी नायब सदर ने भी इस खदशे का इज़हार किया कि अमेरिका इस पॉलिसी पर कारबंद ना हो। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने भी थोड़ी देर पहले जो मीडिया से बात उनकी हुई है तो वो ये कह रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ में बहुत सारे मुल्क मुतबादिल रास्ते तलाश कर रहे हैं पहले ही आबनाए हुर्मुज़ के अलावा। ये उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यानी ये तो बज़ाहिर बात ऐसी लग रही है कि वो आबनाए हुर्मुज़ में कोई अमेरिका बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा। मतलब ये जुमला बड़ा इंटरेस्टिंग है उनका कि वो कहते हैं कि बहुत से मुल्क आबनाए हुर्मुज़ के ऑल्टरनेट भी रास्ते तलाश कर रहे हैं। एक तो बात उन्होंने ये की है। दूसरी बात उन्होंने साथ ही ये कही है कि ये आबनाए हुर्मुज़ चंद रोज़ में खुल जाएगी। तो ये जो 2 बातें उनकी तरफ से हुई हैं, क्योंकि देखिए आबनाए हुर्मुज़ को तो ये तो सबका नुकसान है ना। अगर यहाँ पे माइंस, नेवल माइंस बिछी हैं तो इसमें ईरान का भी नुकसान है, इसमें बाकी मुल्कों का। तो ये जो है ये मेरे ख्याल से आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कहते हैं कि ऑल्टरनेट भी ढूंढ रहे हैं लेकिन चंद दिनों में खुल जाएगी। तो ये एक अच्छी बात है। अब ये मुकम्मल क्या ईरान का कंट्रोल होगा या कोई वर्किंग ग्रुप बनेगा और इसमें मजीद मुज़ाकरात होंगे? क्योंकि देखें 2 मुल्क ऐसे हैं जिनके दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी
और वो दोस्ती पाकिस्तान ने उसको रिवाइव करवाया है, दोबारा उसको रखा है अपनी जगह बरकरार। और उससे पहले चाइना ने करवा दी थी, वो सऊदी अरेबिया और ईरान की दोस्ती थी। और ये बदकिस्मती के साथ ये जो बीच में जो साजिशी टोला है, जो वॉर मॉन्गर्स हैं, जो चाहते हैं कि अमन ना हो दुनिया में, उन्होंने फिर और उसके बाद सऊदी अरेबिया की क़यादत को जो है वो बड़ा खराज तहसीन के सऊदी अरेबिया जो है वो इस ट्रैप में नहीं आया। एक मरला ऐसा आ गया था और पाकिस्तान ने भी बात कर दी थी कि सऊदी अरेबिया की सरजमीन के ऊपर जो हमले हो रहे हैं तो पाकिस्तान बाउंड है, अपना जो मुआहदा उनके साथ हुआ है और मुआहदे से हटके वैसे भी कि जी पाकिस्तान जो है वो उस पर बड़ा सख्त मैसेज आया था पाकिस्तान का। उसके बाद बहरहाल ये है कि वो वहाँ से फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान बराह रास्त रब्ता हो गया। ये बहुत बड़ी बात हुई है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान बराह रास्त एक रब्ता हो गया और सऊदी अरेबिया इस प्रोसेस का हिस्सा है। और अब यह है कि सऊदी अरेबिया अगर प्रोसेस का हिस्सा है तो सऊदी अरेबिया ही जीसीसी है। मतलब मेरे नज़दीक तो सऊदी अरेबिया ही जीसीसी है, सबसे बड़ा प्लेयर सऊदी अरेबिया ही है। अब सऊदी अरेबिया है, कतर साथ आ रहा है, ओमान भी बात कर रहे साथ, तो सऊदी अरेबिया भी बात करेगा यकीनन ईरान से। और ये मामला जो हैं, ये जो आबना हुर्मुज़ के पाकिस्तान, मेरा ख्याल से पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी दरमियान में ये हुई है। चाइना ने पहले किया था, अब पाकिस्तान ने रोल प्ले किया इस कशीदगी के दौरान। यकीनन चाइना ने भी कोई रोल प्ले इसमें जरूर किया होगा कि सऊदी अरेबिया और ईरान को आमने सामने नहीं आने दिया। अब सऊदी अरेबिया ही ओपेक है और सऊदी अरेबिया ही जो है, अच्छा उधर ओपेक प्लस है, जो रशिया है वो भी इसको इनकरेज कर रहा है इस डायलॉग को। तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान जो है वो दरमियान में अगर जीसीसी की तरफ से लें तो अगर कतर है, ओमान है, ये मुल्क सारे जो हैं वो बराह रास्त ईरान से बात कर रहे हैं और सऊदी अरेबिया भी कर रहा है, तो मेरा ख्याल से आबना हुर्मुज़ फिर कोई इशू नहीं होना चाहिए। आबना हुर्मुज़ के ऊपर फिर ईरान, सऊदी अरेबिया और चाइना, पाकिस्तान, ये खुद मुल्क सारे मिलके, तुर्किया, ये एक इसका कोई वर्किंग फार्मूला बन सकता है। अब देखें इसमें इशू क्या है। ईरान क्या बात करता है? ईरान ये कहता है कि भाई ये अगर यहाँ पर आप ये फ्री नेविगेशन का जो असूल है पानियों में, वही कहते हैं कि ये फिफ्थ फ्लीट क्यों खड़ा है, जो मैंने पहले भी बात की थी ना, वो कहते हैं फिफ्थ फ्लीट, पांचवा बेड़ा क्यों खड़ा है बहरीन में, ये तो हमारे लिए खड़ा है। पहले ही सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट भी खड़ा था, लेकिन हमारे लिए भी खड़ा है। अच्छा आप ये देखें कि सीज फायर के हवाले से जब पहली खलीजी जंग खत्म हुई, मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं, पहली खलीजी जंग जो 91 में स्टार्ट हुई वो खत्म ही नहीं हुई ऑफिशियली, कभी खत्म, वो 2003 तक वो चलती रही है, जब तक सद्दाम हुसैन की हुकूमत खत्म नहीं हुई, वो चलती ही रही। ठंडी हो गई, गर्म हो गई, ठंडी हो, वो चलती ही रही है खलीजी जंग, पहली खलीजी जंग, फर्स्ट गल्फ वॉर। अब इशू ये सारा, इसीलिए मैं ये जो बात ईरान की तरफ से हो रही है और पाकिस्तान भी जिसको चाहता है कि कॉम्प्रिहेंसिव एक मामला, कम से कम जंग ना हो दोबारा, ये तलवार सरों पे ना लटकती रहे कि भाई 10 दिन के बाद फिर आपने हुर्मुज़ के ऊपर जो है जंग शुरू हो जाएगी और यहाँ पे हमले शुरू हो जाएंगे और अटैक शुरू हो जाएंगे। तो एक तो जंगबंदी को आगे कर दें, या परमानेंट, या जब तक कोई बुनियादी इश्यूज हल नहीं होते तो इसको आगे कर दें, रात को बैठें, सुबह बैठें, आराम करें, हमारी मेज़बानी से फ़ायदा उठाएं और जो है वो हम उनकी फ़ायदा क्या उठाएं, हम उनके यानी हमारे लिए भी बड़ा ऑनर है कि वो हमारे मेहमान हैं। ये मैंने अज़राए मज़ाक की बात की है। तो ये है कि वो यहाँ पे बुनियादी इश्यूज़ को तय करने, मुझे इसमें कोई ऐसा इशू नज़र नहीं आता अगर वो इसके ऊपर इनरिच यूरेनियम पे अगर IAEA आ जाता है और वो सारे मामला को तय कर लेता है और उसके बाद आबना हुर्मुज़ का कोई फार्मूला बन जाता है। ये एसिड्स कैसे, पुराने एसिड्स कैसे रिलीज होंगे, पुराने वाले एसिड्स, नए तो अभी पाबंदियों हटाने की बात होगी ना, ये तो पुराने एसिड्स की बात कर रहे हैं, वो जो कतर में पड़े हुए हैं, उसके ऊपर क्या अमेरिका डिसाइड करता है वो देख लेते हैं। और इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल सिस्टम है जिसकी भी काजी साहब ने बात की, वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम तो अजाब बन गई है सबके लिए। ये मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम इस वक्त सारी दुनिया के लिए अजाब बना हुआ है, ये यूक्रेन जंग के बाद। उसका मतलब ये है कि आपने किसी दूसरे मुल्क में पैसे रखे हैं, आपका फड्डा हो गया तो पैसा जब्त हो गया। ये क्या हुआ रशिया के साथ, उन्होंने एसेट सारे अपने, उनके एसेट से आपके किसी मुल्क से ताल्लुकात खराब हो जाएं तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो उस मुल्क के साथ ताल्लुकात आपके खराब ना हो तो आप उसके सारे एसेट्स जब्त कर लें। वो उनके तो फ्रोजन एसेट पड़े हुए हैं यूरोप के अंदर, रशिया के फड्डा पड़ा हुआ है उसमें कि ये
इसको वो कहते हैं कि अच्छा जी, ट्रम्प कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये यूक्रेन कह रहा है कुछ हमें दिए जाएं, हमारा नुकसान हुआ है। वो आप देखें ना कितना बड़ा इशू है वो फ्रोजन एसेट्स का यूरोप के अंदर। तो ये फ्रोजन एसेट्स तो मुल्क अब इसके ऊपर एक नई तरफ जाएगी दुनिया कि भाई क्या किसी दूसरे मुल्क में एसेट्स रख के आप ही समझें कि मेरे उस मुल्क में एसेट्स हैं और कल को मेरी उससे ताल्लुकात ख़राब हो जाएं और वो जब्त कर ले एसेट सारे। इस तरह तो नहीं होता, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये इसीलिए वो क्रिप्टो की तरफ चले गए और चाइना ने सबसे ज़्यादा बिटकॉइन ले ली है। सबसे ज़्यादा बिटकॉइन जो अमेरिका की क्रिप्टो है वो जी, ये जो क्रिप्टो अगर इस्तेमाल हो रही है फाइनेंशियल पोस्ट के मुताबिक ये आबना हॉर्मुज़ में, तो वो तो बिटकॉइन के थ्रू पेमेंट, चाइना के पास डॉलर्स भी हैं और बिटकॉइंस भी हैं। ये अमेरिका के लिए और बड़ी परेशानी है। अच्छा, एक अमेरिका के अंदर जो कुछ लोग हैं जो ये जो उनकी टेक्नोलॉजी की फर्म्स हैं, वो कहते हैं कि जी खलीजी ममालिक से ज़्यादा तो ईरान के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करें, अब देखिए ना लोग किस तरह से दरमियान में, वो कहते हैं कि जी ईरान से मामला तय कर लो क्योंकि ईरान के अंदर जो है वो ज़्यादा बड़ी ज़मीन है और ज़्यादा पोटेंशियल है कि वहाँ पर माइनिंग ज़्यादा हो सकती है जी हाँ। मिनरल्स की और बाकी चीज़ों की। वो ईरान से मामला तय कर लो, वो भी प्रेशर आ रहा है और खलीजी ममालिक परेशान हो रहे हैं बीच में। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैंने कहा ना अमेरिका अपने मफादात देख रहा है, सारे मुल्कों ने अपने मफाद, हमारा मफाद पाकिस्तान का जो है वो ये है कि एक तो पाकिस्तान फर्स्ट, और पाकिस्तान फर्स्ट सफारतकारी में भी, और दुनिया सारी पाकिस्तान पे देख रही है। बड़ी जिम्मेदारी, इम्तिहान, अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस इम्तिहान से खैरियत से निकाले और इज्जत से निकाले और इंशाल्लाह निकलेगी बात, इंशाल्लाह इज्जत से निकालेगा। लेकिन यह है कि जो छोटे छोटे बीच में स्पॉयलर्स हैं ना, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने बात कर दी लेबनान की, वो लेबनान पे अड़ा हुआ है, वो नेतन्याहू। ये मेरा ख्याल है इशूज हल हो जाएंगे। इशू आ जाएंगे सिर्फ दो जो मुझे लगता है, एक एनरिच यूरेनियम के ऊपर भी गालिबन ईरान तैयार है कि उसके ऊपर हम बातचीत करें, वो पहले भी बातचीत कर रहे थे जी हाँ। और दूसरी जो बात है कि आबना हॉर्मुज़ का कंट्रोल कैसे होगा, उसके ऊपर भी वो बातचीत आपस में सारे मुल्क कर सकते हैं बैठ के, वो कोई इशू नहीं है। तीसरा जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी उन्होंने इस प्रपोजल में नहीं रखा, उसके ऊपर बातचीत कर सके। प्रोपेगेंडा बीच में था ना कि वो बैलिस्टिक मिसाइल से यूरोप उड़ा देंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। बाकी ये कि जंगबंदी तो होनी चाहिए पूरी, और मतलब है कि मगरबी एशिया की बात की है ना उन्होंने, तो आप देखें ना कि ये फ़लस्तीनियों के साथ कितनी ज़्यादती हुई है। तो फ़लस्तीनियों की जो ज़्यादती है, अच्छा इधर जो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं वो सऊदी अरेबिया से राब्ते में हैं और सारी दुनिया इस वक्त जो है वो, अब देखें मुज़ाकरा शुरू हो गए हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मुज़ाकरा शुरू हो गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप से किसी ने पूछा भी थोड़ी देर पहले कि जी मुज़ाकरा शुरू हो गए, उन्होंने कहा शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा आपके पास क्या खबर है, उन्होंने कहा जी चंद घंटों में पता चल जाएगा। तो अब इंतज़ार करें कि जो पहली खबर आएगी ना, पहली खबर वो हमें बता देगी कि जी मुज़ाकरात किस तरफ जा रहे हैं। पहली खबर ये होगी कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो गया, मतलब इसका मतलब पॉजिटिव खबर है। और अगर ये हो गया कि जी वो उठ के कुछ चले गए, इसका मतलब है कि गड़बड़, और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। तो ये होता है ना कि वक्फा, चाय का वक्फा हो गया, बात दोबारा चाय के वक्फे के बाद 30 मिनट के बाद जो है दोनों मुल्कों ने, उन्होंने जेडी वैंस ने ट्रंप से रब्ता किया, ट्रंप उन्होंने उससे किया, उधर किया, ऐसे किया। इसका मतलब है कि बात मुस्बत है। तो मैं तो गुजारिश, ये मेरी तो ये दुआ है कि ये बैठें, कोई ना कोई अच्छी खबर दुनिया को सुना के उठें। अरबों बिलियंस की जो पॉपुलेशन है दुनिया की, उसकी नजरें इस्लामाबाद पे हैं और हम अल्लाह से भी दुआ कर रहे हैं आजी के साथ कि अल्लाह ताला जो है ये जो पाकिस्तान की सरजमीन जो है जिस अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो रही, पाकिस्तान में कोई साजिश नहीं हो रही इस वक्त, पाकिस्तान में कोई जंग का क्या होना चाहिए, वो जंग के लिए कोई प्लानिंग नहीं हो रही, पाकिस्तान में अमन की बात हो रही है। अब ये देखें जरा, और सारी कोशिशें पाकिस्तान की जानिब से जो की गई हैं वो एक अच्छी नीयत के साथ की है और हम उम्मीद भी ये रखते हैं, होपफुल हैं कि ये किसी अच्छे कंक्लूजन की जानिब हमें लेके जाए। कायद साहब, आप क्या समझते हैं, मुज़ाकरात शुक्र है कि उसका आगाज़ हो चुका है, इस मुज़ाकरात के दौरान सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आपको क्या लगता है? अभी तो बहुत सारे निकात भी डिस्कस होने हैं, क्या एतमाद की कमी या फिर दोनों ममालिक के अपने अपने स्ट्रेटेजिक मफादात भी हैं, दोनों में सबसे ज़्यादा बड़ा ऑब्स्टिकल मुज़ाकरात के दौरान क्या हो सकता है? देखिए किस किस्म की फेस सेविंग चाहता है अमेरिका, वो फेस सेविंग का उसका एक हमें मामला लग रहा है और इसीलिए मुझे लगता है कि वो कुछ खबरें जो हैं वो चाहते हैं कि जो निकल आनी है वो
आखिर में आएँ और वो बात करें और किस तरीके से वो अपनी सुलह का शादियाना तो बजा के ही आए हैं यहाँ पे। उन्होंने तमाम आदाब तो हासिल कर लिए थे, अब वो ना जाने कौन से आदाब हैं जो अब उन्होंने मुज़ाकरात से हासिल करने हैं। चलें भले जो भी उनकी उसने करिश्मा साज चाहे, तो मेरे ख्याल में यही है। ईगो का भी मसला होता है ना। अब एक बड़ी एरोगेंस होती है सुपर पावर की, और अगर उधर से सुपर पावर का अगर साने इर्तहाल हो रहा हो और बिस्तरे मर्ग पे हो तो और मुसीबत दुनिया के लिए बन जाती है कि जनाब अब इज़्ज़त से इसकी तजदीद व तकफीन कैसे वो करवाना चाह रहे हैं। तो ये है, उम्मीद मैं यही रखता हूँ कि दे विल गेट अप मोस्ट यानी अगर मैं ऑप्टिमिस्टिकली बात करूँ तो वो कुछ ना कुछ करके बात को ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे। अब अमेरिका बहादुर की खमीदा कमर में भी इतना जोर नहीं रहा कि ये इजराइल का मलबा उठा के चलती फिरे। बड़े उनके अंदर के बड़े मसाइल हैं, उनको हल करना है। तो ये मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि उम्मीद यही की जानी चाहिए कि कोई ना कोई बेहतर नतीजा निकलेगा। जी, और दोनों ममालिक, दोनों फ़रीक़ैन के लिए भी फेवरेबल भी यही है, इसी नतीजा खेज़ मरहले में दाखिल हुआ जा सके। नाज़रीन, फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे हेडलाइंस।